एक सीरियल किलर में तो ऐसा क्या होता है इनके इसमें कि इनको मर्डर करना पसंद है, हिनियस क्राइम्स करना पसंद है। जो सीरियल किलर है तो राजा कुलंदर। पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए। वो लोगों को मार के उनका ब्रेन निकाल के उसको फ्राई करके फिर उसका सूप बना के पी जाता था। उसका ये कहना था कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं मुझे ढूंढना है कौन है और उसका ब्रेन मुझे चाहिए। आपको दिखाई देगा कि कोई रिमॉर्स ऐसे लोगों में नहीं होता है, पर आपको कन्विंस जरूर करेंगे कि मेरे पास भी इमोशन है। They'll fake it। गौरव गिल, अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट। आज हम उनसे जानेंगे बॉडी लैंग्वेज से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से एक क्रिमिनल को स्पॉट किया जा सकता है। कैसे क्रिमिनल जेस्चर्स यूज करके इनोसेंट दिखने का ट्राई करते हैं और हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे लोग हमें डिसलाइक कर सकते हैं। So you're not born serial killer। करेक्ट। कुछ सोसाइटी में होता है तुम्हारे साथ जिसकी वजह से यू टर्न इनटू अ सीरियल किलर। क्या होता है वो? अगर आप बच्चे के अंदर 3 क्वालिटी देखते हैं, नंबर 1 उसको जहां मौका मिला उसने आग लगा दी, उसको आर्सन कहते हैं। दूसरा, जहां डॉग्स और कैट्स या कोई भी एनिमल देखा उसको मारने की कोशिश करी। और तीसरा, वो 8-9 इयर्स का हो गया, अब वो उसने बेड वेटिंग वापस शुरू कर दी है। अगर ये तीनों दिखते हैं मैकडॉनल्ड्स ट्रायड में तो चांसेस है कि वो बड़ा होके डिविएंट बिहेवियर में जाएगा। कोई झूठ बोल रहा है, मुझे वो डिटेक्ट करना है। टेल मी थिंग्स दैट मैं कर सकता हूँ। आपको स्ट्रेस दिखेगा, आपने पूछा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, आप बात कर रहे हैं और वो पीछे चला जाए, देखते हैं सर हो जाएगा। इसको जेस्चरल रिट्रीट कहते हैं। नंबर 2, ये तो बहुत अमेजिंग असाइनमेंट लग रहा है, मिलके करेंगे। मैं प्लान बनाता हूँ सर आपके लिए। आई ब्लॉकिंग, ही डजंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग। ईयर टचिंग में सामने वाले को आपकी जो बात कही वो सुनने में अच्छी नहीं लगी तो उसमें आई ब्लिंक रेट इंक्रीज हो जाए, आपको क्विक फ्लटर दिखाई देगा। लिप कंप्रेशन हो सकता है। आपने क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर नहीं मिला और क्वेश्चन के रिस्पांस में आपको क्वेश्चन मिला, रेड फ्लैग। हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा क्या चेंज करना चाहिए टू लुक पावरफुल इंस्टेंटली? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। तो क्या होता है सीरियल किलर का माइंडसेट, बताओ। सीरियल किलर का माइंडसेट, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेड बंडी। आपने भी शायद सुना या टेड बंडी। तो सीरियल किलर का माइंडसेट ऐसे होता है कि आप स्माइल करोगे तो अगर मैं हूँ तो मैं भी आपको मिरर करके स्माइल कर दूंगा, पर वो जो डीपर लेवल पे आप इमोशंस फील कर रहे हैं वो यहाँ पे फीलिंग नहीं है। दूसरा, वो ये नहीं असेस कर पाएंगे कि आपको जो डैमेज हुआ उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर लिम्बिक ब्रेन, जिसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं, उसका साइज यूजुअली छोटा होता है। और अगर आपका बड़ा है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, दूसरों की चैरिटी भी करोगे आप जाके, ठीक है। तो उनको नहीं होता है। एंड प्लस बचपन से कंडीशनिंग का भी इफेक्ट होता है। टेड बंडी ने अराउंड 30 लोग मारे। वेरी गुड लुकिंग, हॉलीवुड एक्टर जैसा लगता था, साइकोलॉजी पढ़ी, लॉ पढ़ रहा था। एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज में जब भी बार में जाता था तो वो थोड़ी सी नेक टिल्ट बैठ के सामने वाले को कंटिन्यूसली देखता रहता था, मारने से पहले, उसको ले जाने से पहले। तो किसी भी लड़की को लगता था कि दिस गाय हैज़ आइज फॉर मी, ये तो मुझे ही देखना चाहता है। और वो चार्म कर लेता था। एंड दूसरा मेथड ये था कि हाथ में स्लिंग लगा के बोलता था कि बुक्स मेरी कार में रख दो यूनिवर्सिटी रोड में, मेरे हाथ पे तो स्लिंग लगा हुआ है। और वो जैसी लड़की उठा के कार में डालेगी बुक्स, उसमें अंदर से तो उसने डोर हैंडल तोड़ रखा है, वो कार में बंद, लड़की बंद, और उसको अंदर ही मार देगा। सर काट देना लड़कियों का। और फिर बाद में पुलिस को खुद ही जाके बोलना, कैन आई हेल्प यू। अगर पुलिस पकड़ भी ले तो पुलिस कह रही है सच ए जेंटलमैन है ना, गुड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, नाइसली ड्रेस्ड, तो ऐसा आदमी तो नहीं कर सकता। तो वो कोर्ट से भी भाग गए, पुलिस स्टेशन से निकल गए, लास्ट में जाके पकड़े गए। और इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट इन साइकोलॉजी। वो होता है ना सर पे वो गोल्ड सर्कल, तो उनके अंदर वो हेलो इफेक्ट था कि लास्ट में तो जज जो थे अमेरिकन, उन्होंने तो ये भी बोला कि आई विश तुम लॉ प्रैक्टिस कर रहे होते तो मैं तुम्हें देखने के लिए, सच अ हैंडसम मैन, आई विश तुम वो प्रैक्टिस कर रहे होते ना कि ये मुझे डेथ सेंटेंस देते हुए दुख हो रहा है। तो दैट वाज हिज चार्म। अगर जज पे ही उनका चार्म चल रहा है तो बाकी लोगों पे तो क्या होगा। पर कैसे पकड़ा गए? ओके, सो उन्हीं की जो क्लोज गर्लफ्रेंड थी उनको
जो जो सिम्टम्स बताने लगे उन्होंने आके रिपोर्ट किया कि ये है तो मेरे साथ अच्छे से रहता है, मेरे पे कभी अटैक नहीं किया है, लेकिन ये सब जैसे आप बता रहे हैं कि इस एज का आदमी, उन्होंने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग करी, इस एज का आदमी और वेल एजुकेटेड और आके ऐसे बात करता है, इम्प्रेस कर देता है, तो कहती इसी प्रोफाइल का मेरे पास भी है, यू वांट टू ट्राई दैट मैन, बट आई एम नॉट श्योर, मेरे साथ कभी अटैक नहीं किया। अब उसको इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि अगर मैं अपने इमीडिएट पार्टनर को अटैक कर दूंगा तो मैं ही नंबर 1 सस्पेक्ट हूँ, तो इमीडिएट पार्टनर को नहीं करते, बाकी सबको कर देते, तो उससे फिर वो सस्पेक्ट बन गए। पर लास्ट तक उन्होंने मेंटेन किया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। जो इंटरव्यू भी करने आते थे प्रिजन साइकोलॉजिस्ट, उसको भी चाम, सेम फॉर चार्ल्स शोभराज ऑल्सो। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, इतने सारे आप सीरियल किलर्स को अभी भी आप एनालाइज करने की कोशिश करते होगे, उनको डिकोड करने की कोशिश क्या आपने कॉमन ट्रेट्स देखे? व्हाट इज कॉमन एक सीरियल किलर में वर्सेस एक रेगुलर, मे बी अ क्रिमिनल और मे बी अनरेगुलर पर्सन, नॉट अ क्रिमिनल? क्या डिफरेंस होता है? ऐसा क्या होता है इनके इसमें क्रैक होता है कि इनको मर्डर करना पसंद है या हीनियस क्राइम्स करना पसंद है? राइट, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने हीट ऑफ द मोमेंट में क्राइम कर दिया और वो अरेस्ट हो गया, चला गया, तो उसको बाद में रिपेंट होने लगता है। सबको नहीं तो रिपेंट होता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ गड़बड़ हो गई मुझसे, कहीं पे कुछ इमोशन था जिसकी वजह से किया। जो सीरियल किलर है, चाहे वो, इसमें इंडियन भी नाम लेता हूँ, राजा कुलंदर, अगर आपने नाम सुना हो, वो अपने आप को कोलों का राजा कहता था, कोल्ड कम्युनिटी का मैं राजा हूँ। वो लोगों को मार के, उनका ब्रेन निकाल के, उसको फ्राई करके, फिर उसका सूप बना के पी जाता था। उसका ये कहना था कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं मुझे ढूंढना है कौन है, और उसका ब्रेन मुझे चाहिए। तो वो, और उसने अपने बच्चों का नाम भी ऐसे ही रखा था, अदालत, जमानत, ऐसे पावर चाहिए, और अपनी वाइफ का नाम फूलन देवी रख दिया था। तो टू टेल यू, आपको दिखाई देगा कि कोई रिमॉर्स ऐसे लोगों में नहीं होता है जो सीरियल किलर्स होते हैं। कोई रिमॉर्स नहीं होता है, पर आपको कन्विंस ज़रूर करेंगे कि मेरे पास भी इमोशन है। They'll fake it. They'll fake it. They'll mirror your emotions, और आपको भी कन्विंसिंग लगेगा और आप मान भी जाएंगे उनकी बात को, राइट? दे आर कन्विंसिंग, और ऐसे सीरियल किलर के सर पे सींग नहीं होते, तो वो तो बिल्कुल रेगुलर ह्यूमन बींग्स दिखाई देते हैं। और मैंने आपको बोला ना कि लिम्बिक ब्रेन, जो कि आपका इमोशनल ब्रेन है, उसका साइज छोटा होता है इनका। तो क्या MRI और स्कैन करने से पता चलता है? हाँ, अगर आप वो स्कैन करो तो इनके ब्रेन में चेंजेस दिखाई देते हैं। वो चेंजेस हम लोगों के ब्रेन में नहीं होंगे जो इनके ब्रेन में चेंजेस होंगे। सो इमोशनल कम रिस्पॉन्स होगा। एड कैम्पर ने बोला कि आप कह रहे हो कि इंजीनियरिंग या डॉक्टर आपका वोकेशन है, मेरा किलिंग वोकेशन है, दैट इज़ माई कॉलिंग। तो उसने कहा आप ऐसे ही कह रहे हो, मैंने पता है किसी के पीसेस काटने में छोटे छोटे कितनी मेहनत लगती है, बराबर के पीसेस काटे मैंने। सो उसको कोएड किलर कहते थे, और आईक्यू उसका हाई, लेस देन आइंस्टाइन, पर बहुत हाई आईक्यू, और उसको पुलिस पकड़ ही नहीं पाई। तो उसी ने फ़ोन किया पुलिस को कि मैं तो थक गया हूँ, पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तो मुझे यहाँ से आके पकड़ लो। तो हाई आईक्यू, नो रिमॉर्स, और उनको पता नहीं है कि क्या करना है। उनको पता है कि अगर आप मुझे वापस छोड़ोगे तो यही होने वाला है वापस। तो ऐसा क्या होता है कि एक सोसाइटी में आप भी यहीं पैदा हुआ है, मैं भी यहीं पैदा हुआ, हम सब ने सेम देखी जी, और सारे लोग के बीच में ही 2-3 लोग ऐसे हो जाते हैं जो थोड़े क्रैक हो जाते हैं? क्या होता है उनके साथ? इज़ इट चाइल्डहुड ट्रॉमा? इज़ इट कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जो उनको ट्विस्ट करती है? क्योंकि आई डोंट थिंक कि बचपन में कोई पैदा होते से बोलता होगा मैं बड़ा हो गया सीरियल किलर बनूं। नो, राइट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो यू आर नॉट बॉर्न सीरियल किलर। करेक्ट। कुछ सोसाइटी में होता है तुम्हारे साथ जिसकी वजह से यू टर्न इनटू अ सीरियल किलर। क्या होता है? व्हाट हैव यू नोटिस्ड, या बेस्ड ऑन आपके ओपिनियन में क्या होता है? श्योर, आपने जैसे कहा कि बॉर्न तो नहीं होता है कोई भी ना। चलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा कौन सी एज से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है? आपको क्या लगता है? 3 years, 4 years, 2 years? स्ट्रेस? हाँ, बच्चे को बहुत स्ट्रेस होने लगता है। आई मीन विजिबल स्ट्रेस तो टीनेज में ही स्टार्ट होगा, पर अगर ओके
और आप सैडनेस और थोड़ा सा रिमोर्स और उन सब के लिए बोल रहे हो, तो आई थिंक देन वो 6-7 मंथ्स के बाद से होना स्टार्ट हो जाता है ना। ओके, गुड, सही है, अच्छा है। मेरे को पता है आपको रिसर्चेस अच्छी लगती हैं, एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं। सो उसी लाइन पे जो बच्चे को स्ट्रेस होता है वो पैदा होने से पहले ही हो जाता है, वूम में ही हो जाता है। सो दिस इज़ अ रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम बाय नाडजा रीसलैंड। ओके, सो उन्होंने कुछ मदर्स पे सोनोग्राम किया, तो जब भी मदर स्ट्रेस होती थी वो कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन पास करती थी। जैसी मदर ने स्ट्रेस हार्मोन पास किया तो बच्चा अपना फेस स्क्रैच करने लगता है, पेट में ही लेफ्ट हैंड से फेस स्क्रैच करेगा, आईब्रो और थंब सकिंग, ये आपको अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राम में दिखाई देगा। सो पैदा होने से पहले ही स्ट्रेस्ड है। अब जब वो डिलीवर होकर आता है, अब जो एनवायरनमेंट उसको मिलता है क्या नॉर्मलाइज्ड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके और मेरे घर पे कोई ऐसी फिजिकल वायलेंस नहीं हुई, ज़ोर से बोलना भी बहुत बड़ी बात है, तो हम उसको एक्सेप्टेबल नहीं मानते। लेकिन अगर निर्भया के केस में आप देखते हैं, उसमें जो परपेट्रेटर्स थे राम सिंह, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो फैमिली में मारपीट होती थी पड़ोस में, तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई। उसमें जब उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला कि ये मारपीट तो हमारे यहाँ होती थी, तो उनके लिए वो नॉर्मलाइज्ड हो गया कि ये मारपीट तो हो जाती। तो ये एनवायरनमेंट में चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्पेशली चाइल्डहुड में पिटाई हो जाना और ज़्यादा उनको अब्यूज़ करना, इसमें एक और रिसर्च कहते हैं कि एब्सेंट फादर और नैगिंग मदर, ये भी बहुत डैमेज करते हैं बच्चे को। फादर चाहे जॉब के लिए बाहर हो या फादर इमोशनली अवेलेबल ना हो और मदर सारे टाइम बच्चे को पोक करती रहे, तो बच्चे के अंदर डिविएंट टेंडेंसीज प्रोड्यूस हो जाती है और फिर वो बच्चा डिविएट होने लगता है। मैं आपको एक और थियरी बताता हूँ, मैकडॉनल्ड्स ट्रायड है थियरी का नाम, ये बाद में उसको कंटेस्ट किया। लेकिन अगर आप बच्चे के अंदर 3 क्वालिटी देखते हैं, नंबर 1, उसको जहाँ मौका मिला उसने आग लगा दी, उसको आर्सन कहते हैं, मतलब उसने कुछ भी देखा आग लगा दी, छोटा बच्चा। दूसरा, जहाँ डॉग्स और कैट्स या कोई भी एनिमल देखा उसको मारने की कोशिश करी, सिर्फ स्टोन नहीं मार रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है उसको मारने की, ये सेकंड है। और तीसरा, वो 8-9 ईयर्स का हो गया है, अब वो उसने बेड वेटिंग वापस शुरू कर दी है, एन्यूरेसिस, तो वो इमोशनल रिग्रेशन हो रहा है। छोटे में करता है बच्चा, लेकिन कुछ उसके साथ हो गया है जिसकी वजह से ये वापस बेड वेटिंग करने लग गया है। अगर ये तीनों दिखते हैं मैकडॉनल्ड्स ट्रायड में, तो चांसेस है कि वो बड़ा होके डिविएंट बिहेवियर में जाएगा। ये एक और रिसर्च है। सो मैंने आपको बताया है एब्सेंट फादर, नैगिंग मदर, एनिमल्स को हार्म करना। एड केम्पर ने अपनी आग लगाना हर जगह, आग लगाना, बेड में यूरिन वापस पास कर देना, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। तो अगर बचपन में किसी बच्चे के साथ ये सब हो रहा है तो यू नीड टू एक्चुअली विजिट अ स्पेशलिस्ट। यू नीड टू विजिट अ स्पेशलिस्ट। FBI के जॉन डगलस ने जब ये डिस्कवर किया सीरियल किलर से, तो उन्होंने कहा ये तो मुझे स्कूल में बताने की ज़रूरत है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि एनिमल्स को सीरियसली डैमेज कर रहा है या उसके बिहेवियर में कुछ है, तो आपको बताना है, नहीं तो ये आगे चल के कुछ और दिखेगा हमें। और ये अर्ली एज मार्कर्स आते हैं आपको, और बाकी बच्चे तो पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। सो ये तो हर सीरियल किलर की लाइफ में यू आर टेलिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है हर किसी में। सी जितने मैं जानता हूँ, चाहे वो चार्ल्स मैनसन हो, चाहे टेड बंडी हो, चाहे एड केम्पर हो, ज़्यादातर उनमें ट्रॉमा होता है। ओके, उनमें ट्रॉमा होता है, उनका अब्यूज़ होता है, पर स्टिल इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। इट्स नॉट जस्टिफाइड, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बट यस, यू आर राइट। इसमें मैं ABC की बात करना चाहता हूँ। बताओ। जैसे 2 टाइप के लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता है। तो एक जिनको गुस्सा आता है वो अपना सामान तोड़ते हैं, और दूसरे वो चुप हो जाते हैं, बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं। लेकिन व्हाट यू सीइंग इज जस्ट द बिहेवियर, पर उसका ए नहीं देख रहे आप। ए इज एंटीसीडेंट ऑफ द बिहेवियर। वो बिहेवियर कब से आया और क्यों आया, और इस बिहेवियर के बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या है। ये बिहेवियर यंगर डेज से डेवलप होते हैं, ये आज से नहीं है जो दिख रहा है, ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। सो वो बिहेवियर ABC वाला हम में है, होता है हमेशा, लेकिन इग्नोरेंट होते हैं हम लोग कि ये कैसे डेवलप हुआ। और बहुत सारे लोग अटेंशन के लिए अपना हैंड भी कट करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ नहीं कट करेंगे, पीछे कट करेंगे अटेंशन सीकिंग के लिए। उससे जो मैंने केसेस देखे हैं कि कई बार मैंने पूछा था कि हैंड क्यों कट किया,
हैंड कट करने का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं बहुत इमोशनली स्ट्रेस्ड हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, तो जब हैंड कट करते हैं उससे जो फिजिकल पेन होता है और जो ब्लड आता है उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आपको देख के तो डर लगेगा कि हाँ तो हैंड कट है, और हैंड कट किसी से भी हो जाएगा। जो मैंने देखा है, जैसे ये अगर वुडन टेबल है तो उसके नीचे की प्लाई खींच के वहीं से 2-3 बार खींच देंगे, तो क्या होगा, अगर आप वुडन प्लाई भी यहाँ खींच देंगे तो उस पर ट्रिकल्स बन जाएंगे ब्लड के, थोड़ी देर बाद आपको पूरा ब्लड दिखाई देगा उसमें, तो जो हाथ में आएगा उससे काट देंगे। सो ये भी अपना पेन रिड्यूस करने के कुछ मैंने जुवेनाइल्स में देखा है। तो अगर बहुत सारे बच्चे ये करते हैं बचपन में, राइट, 2 रीजंस, एक तो बेवकूफ़ी में टीनेज लव, और वो काटने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ बहुत बार जब पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं तो पेरेंट्स का अटेंशन के लिए लॉट ऑफ किड्स डू इट। करेक्ट। वो बार बार अपना हाथ काटते हैं ताकि पेरेंट्स का अटेंशन मिले। ये साइंस, इज दिस साइन समथिंग वेरी रॉन्ग? अगर आज किसी ने किया है या बचपन में किसी ने किया है तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? सी डिपेंडिंग कि वो कितना ओल्ड है, एक तो नंबर 1 ये बात है। मे भी बचपन में किया हो, 12-13 साल में बच्चों ने, 10-12 साल में, 14 साल में, स्कूल एज, बिफोर 16 यूजुअली बच्चे करते हैं। अब वो हो गए 30 साल के, 35 साल के, बड़े बड़े एजेस, बट वो बचपन का है। डज इट सिग्निफाई समथिंग कि जो बचपन में बिहेवियर किया मे बी वो वापस आएगा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, या उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ बताता है, या लाइक can you tell something about a person? Yeah, so see, if you see marks like these or adult hai and you want to strike a conversation, then out of curiosity, to you know, we can ask. We can always ask. But what do you think? What does it signify? It doesn't mean that they will do it again. Okay. Right? क्योंकि वो एज अलग थी। वो टीन एज में 14-15 में जो आपका इमोशनल ब्रेन है वो तो ऑलमोस्ट पूरा डेवलप्ड है, लेकिन जो आपकी कार के ब्रेक्स है, यानी आपका ये फ्रंटल लोब है, ये तो 25 साल की उम्र में आता है पूरा, तो वो नहीं है उनके पास। तो उस टाइम वो जो भी मिस्टेक करी, एक्सपेरिमेंटल या टेंशनल, वो दैट डजंट मीन कि इट इज़ अ प्रेडिक्टर ऑफ द फ्यूचर बिहेवियर। हो भी सकता है, बट एटलीस्ट ये बता सकता है कि कहीं ना कहीं देयर वाज एन इमोशनल डिवाइड बिटवीन। पर क्या वो डिवाइड अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको रिस्पॉन्सेज में समझ में आएगा। मैं इसमें स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोलता हूँ। आपने ये किसी ने बोला था तो आपने लिखा आई लव यू, और वहाँ से जवाब आ रहा है लव यू टू, तो ये ठीक ही लग रहा है मैसेज कि नहीं? हाँ, ठीक है। क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? बस इसमें दिक्कत बस यही है कि उसमें आई नहीं है। क्या आई लव यू टू। सो जिन्होंने ये बताया था उन्होंने कुछ टाइम के बाद बताया है कि जो उनका बॉयफ्रेंड था वो उसमें पूरा इन्वॉल्व ही नहीं थे। इसे कहते हैं द पावर ऑफ प्रोनाउंस इन स्टेटमेंट एनालिसिस। सो जब मैं आई नहीं यूज़ करता यूजुअली, तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स कि मैं उसमें अपनी प्रेजेंस नहीं करा रहा हूँ फील, यू नो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, आई लव यू टू, हाँ लव यू टू। सो उसमें आई नहीं है। तो ये रिसर्च है बाय डॉक्टर जेम्स पेनेबेकर, एंड ही सेज कि अगर किसी ने वो सच में एक्सपीरियंस नहीं किया है वो वहाँ से प्रोनाउंस गायब कर देगा। क्या बात कर रहे हो जी? तो मेरी मॉम मुझे बोलती रहती है लव यू, ऐसे लव यू टू, या मेरी पार्टनर अगर मुझे कभी बोलेगी आई लव यू, आई से आई लव यू टू और लव यू टू, जस्ट ये तो कितना नॉर्मल है। दिस डजंट मीन दैट आई डोंट लव देम। नो, सो इन दैट केस वो आपको उसके साथ उसका बिहेवियर भी देखने की ज़रूरत है। सो जो लिख रही है लव यू टू वो एक अलग बात है, लेकिन जो बिहेवियर भी है क्या वो भी उसके साथ मैच कर रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जिसका केस था उसमें लव यू टू बोला लेकिन वो बिहेवियर भी मैच नहीं कर रहा था, तो उनको लग रहा था कि मुझ इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, पर लव यू टू तो लिख ही रहे। तो फिर बाद में उन्होंने उनकी फ्रेंड ने बोला यार इसमें तो आई है ही नहीं। एनीवे ये रिसर्च डॉक्टर जेम्स पेनेबेकर की है द पावर ऑफ प्रोनाउंस के नाम से। सो ही सेज कि जब हम पुलिस में स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं तो उसमें जो प्रोनाउंस एब्सेंट हो जाते हैं, वेयर वर यू यस्टरडे, वेंट टू मीट अ फ्रेंड, हैड अ ग्रेट टाइम, केम बैक होम, कोई भी प्रोनाउन नहीं है इसमें। तो चांसेस है कि हो सकता है उसने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो। झूठ है ये, वो आपको स्टोरी दे रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सारे पुलिस केस में क्या करते हैं, कई बार कंप्लेनेंट ही अक्यूज्ड होता है। तो उस कंडीशन में भी वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं तो सबके साथ ढूंढ रहा था, उसमें वो सिंगुलर से टीम प्रोनाउन में पहुंचा देते हैं ताकि ब्लेम मेरे पे ना आए, पूरा सब पे चला जाए। तो ये सब प्रोनाउंस है।
तो टीम प्रोनाउंस, आपको स्टेटमेंट सुनना है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। उस स्टेटमेंट में आपको उसका इंटेंशन भी सुनाई देगा कि क्या बोला और क्या नहीं बोला, नाम लिया कि नहीं लिया, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके। अगर किसी ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद लेट्स से रमेश का मर्डर हो गया और आपने पूछा कि रमेश कैसे मरा, अरे सर वो तो पता नहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर तुम उसके साथ कब बैठे थे? मैं तो उसके साथ कब से बैठा था, हाफ एन आवर हो गया, उसने एक बार भी रमेश नहीं कहा। But this could mean very casual also. This is There is not a reason. true. I'll tell you there is a reason. So क्या होता है कि जो भी जहाँ भी गिल्टी नॉलेज है या जहाँ भी उस पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, उसको बोलते ही आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक होता है, ठीक है, क्योंकि आपका एसोसिएशन है उसमें। तो अगर मैंने जैसे चोरी करी है तो मैं चोरी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, फिर मैं बोलूँगा मैंने कुछ उठाया नहीं है, क्योंकि चोरी इमीडिएटली हिट्स। इसको साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग या सॉफ्टनिंग ऑफ सिवियरिटी ऑफ द क्राइम कहते हैं। तो वो वर्ड यूज़ मैं नहीं वर्ड से करेंगे। डिसोसिएट करूँगा। करेक्ट, अपने Yeah. आप को डिस्टेंस करना। अब आप जाइए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पे, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो उन्होंने बोला कि आपका तो यू हैड अ रिलेशनशिप विद मोनिका लेविंस्की। तो उनका स्टेटमेंट क्या था? आई डिड नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद दैट वुमन मिस लेविंस्की। कुछ महीने के बाद आके उन्होंने कन्फेस कर लिया, पर इसको डिस्टेंसिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो क्राइम में भी यही होता है, डिस्टेंसिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसका नाम नहीं लेंगे या क्राइम का नाम नहीं लेंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो सीरियल किलर में फर्स्ट टाइम कैसा उनके दिमाग में स्विच आता है जब ओके, वो फर्स्ट टाइम क्राइम करते हैं? क्योंकि जैसे अगर आपने बोला कि इतने 35 मर्डर कर दिए, राइट। 5-6 बार मर्डर कर दिया, सीरियल किलर बन गए, उनको पता तो तब चलेगा ना कि जब फर्स्ट टाइम वो किल करेंगे कि अरे मुझे इसमें मज़ा आता है। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो क्या जाता है उनके ब्रेन में कि ये करके देखता हूँ। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स के ही एपिसोड की तरह हो जाएगा। अच्छा। जैसे आप पूछ रहे हैं, तो बचपन में, यंगर डेज में, अराउंड 7-8 ईयर्स में ऑब्सेशन आ जाता है। ऑब्सेशन के साथ फैंटेसी चलती है, और फैंटेसी में ये होता है कि अगर मैं ये करूं तो कैसा होगा, और अगर ऐसा करने के बाद सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होगा, और अगर आपने ऐसा किया और उसको करने में आपको एड्रेनलिन रश मिल गया, तो आप हर क्राइम के साथ उसको बेटर करना चाहोगे, राइट। इसमें मैं ग्रीन रिवर किलर का एग्जांपल दूंगा। वैसे तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 40 मर्डर करे, ज़्यादातर सब हाथ से करे, और IQ भी लो था, तो भी नहीं पकड़े गए। गैरी रिजवे, और पॉलीग्राफ भी क्लियर कर लिया, जिसको लाई डिटेक्टर कहते हैं, क्योंकि फीलिंग ही नहीं थी, कुछ फील ही नहीं कर रहा था, तो आप मेरा स्ट्रेस क्या पकड़ोगे। उल्टा किसी और को पकड़ लिया पुलिस ने, मेलविन फॉस्टर को, उसके पीछे लगी रही। एनीवे, बचपन से उनको वो फैंटेसी, वो ऑब्सेशन धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। फिर उन्होंने कहा मारूंगा किसी को। वो एनिमल पे ट्राई होता है पहले, वो एनिमल पे मारने के बाद फिर ग्रेजुएशन होती है कि मैं किसी ह्यूमन पे ट्राई करता हूँ। फिर ह्यूमन पे जब आपने ट्राई कर लिया और ह्यूमन को सक्सेसफुली मार दिया, तो अब आपको अपना मेथड इम्प्रूव करना है कि आप गेम को अप करो, और जैसे जैसे आप करोगे उसके बाद ये इसमें फेजेस आते हैं। तो एक पीरियड ऑफ डिप्रेशन आता है इसमें, नॉट क्लिनिकल। मारने के बाद अब आप बिल्कुल गिव अप करना चाहते हो, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आपको हाई चाहिए, तो फिर आप हंट करोगे कि मुझे फिर एक ढूंढना है अपना सब्जेक्ट, और फिर उसको मारने के बाद फिर आप उस साइकिल से गुजरोगे और फिर एक डिप्रेशन आएगा। तो ऐसे करते करते वो मल्टीपल विक्टिम्स को ढूंढते हैं। इसमें चाहे डेनिस रेडर हो, उसको कहते थे BTK, बाइंड टॉर्चर किल। पहले बाइंड करेगा, फिर टॉर्चर करेगा, फिर किल करेगा। उसको मज़ा आता था। उसको मज़ा भी आता था। और एक आदमी को उसने नीचे लिटाया और उसने बोला मैं सिर्फ चोरी करने आया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। उसको लिटाया, उसने बोला तुम कंफर्टेबल हो? तो उसने कहा नहीं, विक्टिम को। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नीचे तकिया लगाता हूँ। उसके सर के नीचे तकिया लगाया। उसको लगा चलो यार अच्छा आदमी है, चोरी करके चला जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि उसके बाद वो एक प्लास्टिक बैग लेकर आया और एक कपड़ा, और उससे फिर उसको स्ट्रैंगल किया तकिया लगाने के बाद। तो उसको बाइंड टॉर्चर किल कहते थे। तो वो ऐसे ही करके लोगों को मारता था, पर वो अच्छे से बात करता था क्योंकि उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब थी पहले, और वो कम्युनिटी वर्क करता था, सोशल वर्क करता था, पर साथ के साथ एक पैरेलल लाइफ जीता था। तो यू कांट डिटेक्ट कि जो अच्छा आदमी आप समझ रहे हो यही टेढ़ा आदमी है। सो दैट इज़ वाई दे रन 2 लाइव्स। पर वो ऑब्सेशन, वो फैंटेसी
फिर वो एड्रेनलिन रश, और फिर लास्ट में जाके वो डिप्रेशन, और फिर वो गैप, और फिर उसके बाद फिर अटैक। You know, these games, जो गेम्स में मज़ा आता है खेलने में कि उतरो, मारो लोगों को, किल करो, all of these are very enjoyable process, right? Do you think इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है? ये एक तरीके की फैंटेसी ऑब्सेशन क्रिएट करता है? बिल्कुल। अगर आप देखते हो तो नेटफ्लिक्स में तो यही ज़्यादातर शोज़ हैं, बहुत सारे शोज। लड़कियाँ क्राइम थ्रिलर बहुत ज़्यादा देखती है, लड़के बहुत ज़्यादा ऐसे गेम्स खेलते हैं। दोनों का फर्स्ट बिहेवियर इसकी एग्रेशन देखने में या वो देखने में मज़ा आता है या करने में मज़ा आता है, मतलब ऑन गेम्स। मेरे को रिसर्च कोट करने का बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें मैं एक डॉक्टर रॉबर्ट सपोल्स्की का नाम लेता हूँ। उनको रॉक स्टार ऑफ न्यूरो साइंस कहते हैं। I love him. Me too. So Dr. Robert Sapolsky कहते हैं that if you're born as a human, then you have violence inside you. Okay? The natural behavior is aggression. हाँ, natural behavior is aggression. आप रेसलिंग देखोगे, आप दूसरे स्पोर्ट्स देखोगे, आपको नाम अच्छा लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना, ग्लैडिएटर, चैलेंजर्स, यही नाम अच्छे लगते हैं। क्यों? आप पीस लवर्स क्यों नहीं रखते इनका नाम, राइट? दूसरा, गन किसने पकड़ी है, दैट विल डिटर्मिन कि आपका सपोर्ट मिलेगा या क्रिटिसिज्म, राइट? अगर किसी टेररिस्ट ने पकड़ी है तो कोई रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर किसी फोर्सेस में और काउंटर ऑपरेशन कर दिया, उन्होंने मार दिया, तो अप्रिशिएट करेंगे कि दिस वाज राइट। इन अ वे यू हैव दैट सपोर्ट, राइट? तो ये डॉक्टर सपोल्स्की कहते हैं कि हमारे अंदर है। एंड जैसे आपने कहा कि वो बॉयज़ तो खेलते ही हैं वो वायलेंस वाले गेम, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सपेरिमेंट किया बचपन में, और उसको कहते थे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में वो नहीं होता, आप किक करो, डॉल नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। तो 3 to 6 year old बच्चों को दिखाया वो, और उसमें एक क्लाउन आता है, और वो एक रूम में क्लाउन सिर्फ खेलता है, तो बच्चे बैठ के देखते हैं। एक रूम में आके वो उसको बॉक्स करता है खूब ज़ोर से और किक करता है ज़ोर ज़ोर से, और वहीं पास में एक प्लास्टिक नाइफ रखा है, गन रखी है, जो बच्चे देखते हैं। लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, जो सिर्फ खेल रहा था तो इन बच्चों ने उसको रेप्लिकेट किया, लेकिन जिसने किक किया और उठा के ऊपर फेंका, इधर के बच्चों ने क्या किया, नाइफ उठाए, गन उठाए और उसे स्टैब किया बोबो डॉल को। ये मैं आपको पुराना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ फॉर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वायलेंस और एम्पलीफाइड करके उन्होंने रेप्लिकेट किया। सो ये जो गेम्स हैं या जो हम वॉच कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारी साइकी पे। तो मैंने भी किया है बच्चों में, doesn't mean that I'll turn into something. No. और बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, doesn't mean कि सब लोग ऐसा करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसे एग्रेशन है, इसे इम्पेशेंस आ सकता है, राइट? यू गेट इम्पेशेंट, आप टेक्नोलॉजी में सक्ट इन हो सकते हैं। आपको क्रिमिनली डिविएंट करने के लिए बहुत फैक्टर्स लगते हैं, एक फैक्टर नहीं है। ओके, पर चिल्ड्रन कॉपी इट वेरी क्विकली, बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं बिकॉज ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। फोरहेड के पीछे मिरर है। आप देखो, आप स्कूल में कोई यॉन करता तो आप भी यॉन करोगे। एक सूसू जा रहा है बाथरूम, तो उसके पीछे 2 और चले जाएंगे, उनको भी नहीं पता वो क्यों गए। सिमिलरली अगर आप ऐसे बात कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, इंटेरोगेशन कर रहे हो, आप अपना जेस्चर चेंज करके देखो एंड सी इफ द अदर पर्सन ऑल्सो चेंजेस। दे डू, सो यू नो दैट यू गॉट देम, वो आपकी लाइन में आ गए। दैट्स अ वे टू टेस्ट। और अगर कोई ज़्यादा यॉन करता है एट ब्रिटिश एयरपोर्ट और अदर्स, इट्स अ रेड फ्लैग, क्योंकि ज़्यादा यॉन करने से माउथ ड्राई होता है, तो उसमें मॉइस्चर आता है। एक्सेसिव यॉनिंग इज़ अ स्ट्रेस साइन, सो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। कमिंग बैक टू दिस थॉट, क्योंकि आपने बोला फैंटेसी बनती है, पहले थॉट्स आते हैं, फिर फैंटेसी बनती है, फिर आगे होता है। आई नो सो मेनी पीपल, उनकी ये कहीं ना कहीं अंदर मन में एक थॉट चल रहा होता है कि बहुत मारूंगा मैं। रैंडम, कोई आपकी किसी दुश्मनी नहीं होगी, बट आप मन में सिनेरियो बनाते हो कि अगर ये 2-3 लोग आ गए तो बहुत मारूंगा। या एक अंदर से आपको हीरो बनने का एक फैंटेसी रहती है। एवरीबडी हैज दैट, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, लेट्स जस्ट डोंट से एवरीबडी, बट मेजॉरिटी पीपल हैव दैट। तो इज दैट अ रॉन्ग साइन? गलत साइन है ये? क्योंकि टेक्निकली एक तरीका थॉट और फैंटेसी है कि मारूंगा। मतलब यहाँ तो मैं कभी अलग अलग थॉट हो सकता है कि मैं गन लेके जाऊंगा
ऑन विद द आर्मी और जाके मैं एनिमी को मारूंगा, टेररिस्ट को मारूंगा, या नॉर्मल हो सकता है कॉलेज में कि मैं 4 दोस्तों के साथ जाके सामने वाले को मारूंगा, या नॉर्मल लाइफ में आप चल रहे हो और लगे कि इसने मेरे से लड़के हो देखे कोई. देयर आर मल्टीपल लेयर्स टू दिस, बट देयर इज अ फैंटेसी. हैव यू एवर हैड इट? यंगर डेज इसमें एज, स्टेज ऑफ लाइफ वो मैटर करता है. एंड उसके साथ साथ ये फैंटेसी तो इट कैन ऑल्सो बी फ्यूल्ड बाय मूवीज ऑल्सो, है ना, कि आई कैन टेक ऑन गेम्स, मूवीज, दैट्स ऑल राइट. ये सब तो इंटरनेट स्टिमुलेटेड है. मैं जिस फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, जैसे जेफरी डामर को थी या एड कैम्पर को थी, दे इमेजिन किलिंग पीपल. ऐसी फैंटेसी नहीं आती. ये वो वाली फैंटेसी, बस हीरोइक फैंटेसी इज ओके, बट नॉट कि मैं जान से मार दूंगा 50 बार. हाँ, वो दैट्स डिफरेंट. जो एड कैम्पर था सॉरी, उसकी मदर बहुत चिल्लाती थी उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक तो अपनी मम्मी का बेयर करता ही रहा वो. उसने कहा यार बहुत चिल्ला रही है. और उसकी मदर चाहती थी कि जो भी लड़की अगर एक गर्लफ्रेंड बनती है, वैसे तो उसकी बनती नहीं थी, तो जो भी बने वो मुझे ऊपर देखे, शी शुड लुक अप टू मी. तो वो क्या करता था, उनको जब मारता था तो उनका जब सर काटता था, वो उनका सर ऐसे काटता था कि वो मम्मी के रूम में ऊपर ही देखे. तो ही सेड कि शी वांटेड टू लुक अप टू देम, तो वो सर ऊपर करने के लिए उनका ऐसे. एंड लेटर ऑन जब अपनी मदर से बहुत, ये ऐसी फैंटेसी किसी को नहीं आती, राइट. तो हम उन लोगों की बात करें. लेटर ऑन जब उसकी मदर ने बहुत परेशान कर दिया और उसको टॉन्ट मारती, मैंने आपको कहा था ना, नैगिंग मदर. लास्ट में उसने क्या किया, वो बड़ा नाइफ लेके गया अपनी मदर के पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा मदर को, और फिर मदर की टंग निकाली और डस्टबिन में डाल दी और बोला यू कैन टॉक फ्रॉम देयर नाउ. ऐसा थॉट, ऐसी फैंटेसी किसी भी एवरेज इंडिविजुअल को नहीं आती है. ये years ऑफ अब्यूज़, आपका इल ट्रीटमेंट, फिर आपके कुछ ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ मेल फंक्शन हो जाना, मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. सो दैट इज. ओके, टेल मी, एक ऐसा केस बताओ जो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट था बॉडी लैंग्वेज के थ्रू डिकोड करना. ओके, सो देयर वाज अ केस जहाँ पे मैं एक मर्डर सस्पेक्ट से बात कर रहा था और यंग ही था. सो मेरे को तो अर्ली डेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, तो मुझे लगा कि कोई आएगा एल्डरली तो मुझे उससे बात करनी होगी, पर वो तो यंग था, पास आउट स्टूडेंट था. सो यूजुअली दे से नो कि अब कोई झूठ बोलता है तो वो आई कांटेक्ट नहीं करता है ना. लेकिन ऐसा तो नहीं था. जब आप रियल लाइफ में देखते हो और वो रियल लाइफ में होता है, वो उसमें तो डिफरेंस होता है ना. अच्छा चलिए मैं आप ही से कुछ पूछूं तो फिर इसी पे बिल्डअप करेंगे, है ना. आपको याद है कि आपने कल लंच में क्या खाया था? आई डोंट नो. भिंडी रोटी. भिंडी रोटी, ओके. दाल भिंडी रोटी. आप जो भी बता देते मेरे लिए तो चल जाता, है ना. मेरे को तो पता नहीं आंसर उसका. बट सी, मैंने आपसे पूछा आपने क्या खाया, तो आपने उधर लेफ्ट देखा उस तरफ रिकॉल करने के लिए, क्योंकि आइज मूव करती है जब इन्फॉर्मेशन रिकॉल करती है, और झूठ तो नहीं है. उससे जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो लेग्स के बीच में डिस्टेंस, सामने लीन करके और सीधा मेरी आइज़ में देख के, तो जो मुझे इनपुट मिला था, तो उन्होंने कहा था कि ये तो ज़्यादा सस्पेक्ट नहीं है, इनोसेंट ही है. जब मैंने उससे बात करी तो मेरे को तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगने लगा, क्योंकि मैं बैठा था और एक और आईओ बैठे थे. हम दोनों को कंटिन्यूसली वो ट्रैक करता रहा कि देखने के लिए कि कौन मेरी स्टोरी को कितना बिलीव कर रहा है. तो नई रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, स्पेशली ये वाली सेटिंग्स में, क्रिमिनल सेटिंग्स में, वो रेड फ्लैग है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप मेरी स्टोरी को कितना बिलीव करते हो कि नहीं. और आई कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करता वो. इसको थ्रेड ट्रैकिंग कहते हैं. एंड दूसरा, मैंने जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करी इन्वेस्टिगेशन में, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछो कि ये तो दिखा रहे हैं रिकॉर्ड्स, तुम वहाँ प्रेजेंट थे, मुझे तो याद नहीं आ रहा सर, क्या करें अब.
इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि अब आप सच में क्या करो, वो बोल मेमोरी लैप्स हो गया मेरा, मुझे नहीं याद आ रहा सर। तो फिर उससे लंबी कॉन्वर्सेशन करी, उसको समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं बहुत देर तक फैमिली इंटरेस्ट उसकी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कर रहा था एंड उसका रोल समझने की कोशिश कर रहा था। तो उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे साथ वाले पे मुझे डाउट है पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो मैंने उसे पूछा पहले वाले स्टेटमेंट में क्यों नहीं दिया? तो इसे पहले तो मैं डर रहा था, लेकिन आप इतने अच्छे से पूछ रहे हैं तो मैंने दे दिया। बाद में आके उसने मुझे कहा कि आप भी पूछ तो सॉफ्ट ही रहे हैं, लेकिन आप लेके मुझे वहीं जा रहे हैं जैसे बाकी पूछ रहे थे। तो वो भी फिर वो क्वाइट हो गया। लेकिन मैंने उसमें देखा कि जब वो अपने लाई डिटेक्शन टेस्ट के लिए भी गया तो वहाँ भी वो क्लियर कर गया, और जबकि वो हमारा एक प्राइम सस्पेक्ट था। उसको स्ट्रेस फील नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेस डिटेक्टर होता है, उसका स्ट्रेस आया ही नहीं उसमें। और बाद में उसने एक और टेस्ट मना कर दिया। तो जब उसने दूसरे टेस्ट के लिए मना किया तो मैंने कहा तुमने मना क्यों किया? कहते सर उससे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। सो मैंने कहा ठीक है, तुमने अपने फ़ोन में ही चेक किया होगा ना? तो उसने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा गूगल हिस्ट्री दिखा दो मुझे जहाँ पे तुमने ये लिखा हो कि इस इंजेक्शन से स्किन इन्फेक्शन आता है, मैं तुम्हारी बात मान जाऊँगा, हिस्ट्री दिखा दो अगर तुम दिखाना चाहते हो तो। तो मुझे देखता रहा 2-3 मिनट, फिर वो बोला नहीं कुछ। फिर उसने बोला कि वो तो है नहीं मेरे पास। मैंने कहा हिस्ट्री क्लियर कर दी तुमने? तो वो भी क्यों करी? तो उसने कहा वो भी नहीं करी मैंने सर। तो मैंने कहा तुमने सर्च ही नहीं किया ये, तो फिर तुमने क्या किया? उसने बोला मैंने अपने लॉयर से बात करी थी, तो लॉयर ने बोला कि अगर तुम कंसेंट देने के बाद भी अगर मना करना चाहते हो तो मना कर सकते हो। तो उसने लास्ट मिनट में जाके मना कर दिया। तो वो बहुत हार्ड था, लेकिन मैं बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन लास्ट में उसने अपना वो कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया कि सर अब तो याद ही नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूँ सर, अब तो मुझे याद ही नहीं आ रहा सर। सो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि तो कैसे ब्रेक करते हो इसको? फिर ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप उस टाइम पे फिर उसका डिफेंस हाई हो गया, फिर आप उसको जाने दो, फिर उसको थोड़े टाइम के बाद फिर वापस बुलाओ एंड थोड़ा सा कैजुअल, क्योंकि कैजुअल कॉन्वर्सेशन में इंसान थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। और उसके बाद फिर सैंडविच टेक्निक। सैंडविच मतलब मैंने आपसे पूछा आपको पबजी अच्छा लगता है, अच्छा आपको ये मूवी अच्छी लगती है, बीच में मैंने क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया थोड़ी देर के बाद। बट जो अमेरिकन पुलिस करती है, फर्स्ट 40-45 मिनट्स तक दे डोंट टच क्राइम। तब तक आपको बेसलाइन मिल जाएगी उसकी, कैसे बिहेव करता है, कैसे आई मूवमेंट करता है। फिर उसके बाद उसमें स्ट्रेस, फिर उसके बाद कंफर्टेबल, फिर स्ट्रेस। तो इतने में आपको वो बॉडी लैंग्वेज से उसके हॉटस्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं कि यहाँ पे ये ज़्यादा क्लू दे रहा है, तो इस एरिया पे वापस मुझे उसको डिग करना है। कई बार आपको स्टोरी वेरीफाई करनी है तो उसको बैकवर्ड में बोलो बताने के लिए। सो एग्जाम्पल, आप बोलो कि कल क्या क्या किया? मैं सुबह स्विमिंग के लिए गया था, दोपहर में मैं जॉगिंग कर रहा था, शाम को लाइब्रेरी चला गया, रात में फ्रेंड्स के साथ डिनर में चला गया। अब आप बोलो उसको उल्टा बोलो, रात से बता। हाँ अब रात से बताओ। सो अगर वो झूठ होगा तो वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, और या फिर सारी चीज़ें याद ही नहीं आएंगी, वहाँ पे लैप्स आ जाएगा। नेक्स्ट, जो झूठ बोल रहा होता है वो सिर्फ विजन को यूज़ करता है, इसको यूज़ नहीं करता, इसको कॉग्निटिव कहते हैं। तो आप उसे बोलो कि तुम उस रात में गए थे, तुम्हें और क्या क्या सुनाई दिया वहाँ पे? अब उसके पास कुछ है ही नहीं बताने को कि क्या सुनाई दिया, तो वो आई कॉन्टैक्ट ही नहीं ब्रेक करेगा। कुछ था नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, कोई स्मेल आ रही थी, ऐसी कोई स्मेल भी नहीं थी सर, तुम्हें क्या फील हुआ उसके बारे में? तो ये सारे जब आप कॉग्निटिव लेवल पे पूछना शुरू करते हो तो वो फ्लैट होने लगता है यहाँ पे जाके, क्योंकि ये तो उसने सोचा नहीं कि ये भी आप पूछ सकते हो। एंड जैसे मैं अभी बात करूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, प्यार से, आराम से, धीरे धीरे निकाल दो आराम। सो कभी किसी क्रिमिनल ने ब्लफ किया है, आपको बेवकूफ़ बना दिया? हाँ देखिए, बाद में आपको रियलाइज हुआ ओह शिट मैं इसकी बात मान ली थी? ये तो मुझे नहीं पता चला कि अगर उसने बना दिया तो, लेकिन मैं कुछ कुछ चीज़ों पे जैसे अलर्ट हो जाता हूँ कि ये ब्लफ पे जाएगा। जैसे आते ही कोई मुझसे बहुत स्वीटली बात करने लगे, तो टू स्वीट इज़ डायबिटीज़, मैं हमेशा मानता हूँ। स्ट्रेंजर मिला, बहुत मीठा बात कर रहा है आपसे,
तो हिंदी में बोल सकते हैं, अगर एक हाथ में उसके मक्खन है तो दूसरे हाथ में छुरी ही होगी, तो वो काटेगा। मीठी छुरी। हाँ, सो मैं फिर उसमें अलर्ट होता हूँ कि ये ब्लफ करेगा। आपने क्वेश्चन पूछा और लंबे लंबे आंसर्स, तो वो भी यूजुअली ब्लफ होता है। सी जो क्राइम करता है, जो क्रिमिनल है, वो तो पक्का झूठा है, मतलब उसको समझ में आता है। इट्स नॉट ईजी, वो आप जाके पूछोगे और इजीली डिकोड कर देगा बॉडी लैंग्वेज। वेरी ट्रेंड जो वेल ट्रेंड लोग होते हैं, वेल ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं, एनिमीज होते हैं, साइको किलर्स होते हैं। व्हाट इज योर प्रोसेस कि लाई डिटेक्ट करो आप? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मुझे ऐसे बताओ। ओके, सो होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए सामने वाले के बारे में। बिल्कुल बिना होमवर्क के आप चले गए तो वो आपको राइड पे ले जाएगा, घुमा देगा। हाँ, वो आपको घुमा देगा, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है वो इस मामले में स्मार्ट होता है। वो बहुत जल्दी आपको रीड कर लेगा। आप करोगे तो करोगे, वो पहले कर चुके कि ये कौन बैठा है मेरे सामने। सो ऐसी कंडीशन में अगर आपने होमवर्क किया तो आपको पता है कि किस चीज़ के लिए ये आया है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पर पुराना कोई केस है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं तो वो कहेगा सर आप ऐसा करो, फाइल पढ़ लो, फाइल देख कर आओ, है ना। उसको पता चल जाएगा कि इनको आइडिया नहीं है। तो नंबर 1 होमवर्क, नंबर 1 होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नंबर 2, ऐसी कंडीशन में आपको उसको बोलने देना है। इनकरेज तो करना है कि आप कम बोलो और वो ज़्यादा बोले। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है फाइल में सब कुछ है, लेकिन कई बार फाइल में वो सब कुछ नहीं देते क्योंकि उसने उतना बोला ही नहीं। तो लेट हिम टॉक। जब आप लेट हिम टॉक करने देते हो तो इंडिविजुअल ज़्यादा बात करता है ना। और आप नाइव भी प्ले कर सकते हो कि मुझे तो आता नहीं है यार, मुझे तुम ही सिखा दो। तो ऐसी कंडीशन में वो 2 स्टेप और ज़्यादा बोल देगा। इसको एलिसिटेशन कहते हैं। ओके, राइट। और प्ले डम। हाँ, प्ले डम। जैसे मैंने कहा 40-45 मिनट्स तो आपने टच नहीं किया, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ बुला के मुझसे कोई और बात क्यों कर रहे हैं। राइट, वो आपको दिखाई देगा इतनी देर में, उसका कुछ बेसलाइन दिखाई देगा, आपको हैंड मूवमेंट दिखाई देगा। चलिए आपके साथ एक एक्सरसाइज करते हैं ना, ठीक है ना। तो देखिए वो अब आप मैंने एक्सरसाइज नहीं एक्चुअली यार हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। डोंट रीड टू मच। तो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको ABC करना है। क्या होता है ठीक है, कुछ नहीं, ABC A B C D till Z करना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको क्लैप ही करना है। और पर लेटर जरूर बोलिएगा साथ में। चलो ठीक है, जैसे A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z। थैंक यू, एक्सीलेंट। तो ये स्टेज 1 था, राइट। अब इसमें आपको स्टेज 2 करना है। यही करना है आपको, बस अब आप रिवर्स में जाइए। तो Z Y X ऐसे करके जाइए। याद ही नहीं है, लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ट्राई करिए, आप सोच लीजिए, पर यही करिएगा साथ में। ठीक है, मैं कैसे रिवर्स करूँ ये? Z X Y W V U T S R Q P O N M L। गुड। फिर क्या था? ठीक है। थैंक यू। ये मैं सिर्फ स्ट्रेस दिखाना चाह रहा था कि हाई स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होता है। तो बेसिक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब इसमें जब आपने किया तो अब मल्टीपल प्रोसेसिंग चल रही है। पहले तो बाय डिफॉल्ट है A to Z तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, तो ये वाला तो नहीं बोलते। तो इसमें क्या हुआ, या तो आपका हैंड क्लैप देर में गया या आपका स्पीच थोड़ा लेट में आया। तो जब किसी को हाई स्ट्रेस देते हैं तो उसका जो हैंड मूवमेंट है उसमें फ़र्क आ जाता है। या तो वो चलना ही बंद हो जाएगा या फिर हो सकता है सिर्फ एक ही हैंड चलेगा। तो ये प्रोफेसर एल्बर्ट व्रे की रिसर्च है फ्रॉम पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी। और स्पीच में भी प्रॉब्लम आ जाती है, या तो अटक अटक के बोलने लगेगा या रिस्पॉन्स लेटेंसी। मैंने पूछा आप कल कहाँ पे थे, दोस्त के साथ था, जबकि आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, फिर भी आपने इतना टाइम लगाया। इसको रिस्पॉन्स लेटेंसी कहते हैं। तो ये रेड फ्लैग है। ये रेड फ्लैग है। यूजुअली लोग प्रिपेयर्ड ही आते हैं,
और हैंड मूवमेंट तो मैंने आपको दिखाई दिया स्लो हो जाता है स्ट्रेस में, और डिसेप्शन में भी कई बार हैंड मूवमेंट बहुत डेड हो जाता है, होता ही नहीं है। बिल क्लिंटन ने जब झूठ बोला कि आई डिड नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद दैट वुमन, जब देते तो उनका हैंड चलता ही नहीं है, हैंड एकदम डाउन, और वैसे वो इतना हैंड से बात करते हैं कि कोई कहने की हद नहीं। सो या आई एम थिंकिंग ऑफ अ सिचुएशन इन रियल लाइफ कि कहाँ पर ऐसे लाइट डिटेक्ट करते हो। बहुत जगह आपको फैमिली में दिखेगा। टाइम में किसी को रियलिटी में अगर लाइट डिटेक्ट करना हो, कोई झूठ बोल रहा है, मुझे वो डिटेक्ट करना है, टेल मी टॉप 3 थिंग्स दैट मैं कर सकता हूँ, टेक्निक जिससे पता चल जाए इमीडिएटली ये झूठा है या झूठी है। ओके, सी टॉप 3 थिंग्स में जब आप किसी से क्वेश्चन पूछें तो देखिए आपको स्ट्रेस दिखेगा, और अगर आपको ज़्यादा दिखने लगे तो आपके लिए अच्छा इंडिकेटर है। आपने पूछा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, आप बात कर रहे हैं सामने और वो पीछे चला जाए, हाँ देखते हैं सर हो जाएगा। इसको कहते हैं फिजिकल डिस्टेंस भी बढ़ाना और साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी बढ़ाना, इसको जेस्चरल रिट्रीट कहते हैं। उसको अपनी बात पे फेथ नहीं है, ठीक है, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, ये तो बहुत अमेजिंग असाइनमेंट लग रहा है, मिलके करेंगे। मैं प्लान बनाता हूँ सर आपके लिए। झूठ, आई ब्लॉकिंग, ही डजेंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। नोज टच में हाई स्ट्रेस में होती है, हर बार झूठ पे नहीं होती है, हाई स्ट्रेस में होती है, जुकाम भी हो सकता है किसी को। पर आई ब्लॉकिंग, ईयर टचिंग में सामने वाले को आपकी जो बात कही वो सुनने में अच्छी नहीं लगी, इसको ईयर ब्लॉकिंग कहते हैं। खाने में क्या बना है? करेला, हाँ बढ़िया है मैं खा लूँगा, यूजुअली हस्बैंड्स करते हैं, खा लेंगे। तो ईयर ब्लॉकिंग आपको ये दिखाई देगा। अच्छा, आपको पता है ना हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? ऐसी गेस कर लीजिए। बता दो आप ही, आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, 60 to 80, राइट। हमारी आइज़, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाला था कि हमारी आइज़ 1 मिनट में कितना ब्लिंक करती है, वो 12 to 20 टाइम्स ब्लिंक करती है जब आप रिलैक्स्ड हो। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, डिनर डेट पे चले गए तो ब्लिंक ही कम करेगी, क्योंकि आप देखना चाहते हो उसको ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में तो झूठ कैसे पकड़ूंगा इसको? इसमें अगर आपने पूछ लिया कि यार पिछले साल कहाँ पे थी, तुम्हारा प्रोफाइल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उसमें आई ब्लिंक रेट इंक्रीज हो जाए, वो उसको लोड है, कॉग्निटिव लोड उसको कहते हैं। सो इस कंडीशन में उसको हाई स्ट्रेस हो गया, आपको जानने की ज़रूरत है कि एकदम से क्यों ब्लिंक रेट इंक्रीज हो गया। आपको क्विक फ्लटर दिखाई देगा, क्विक फ्लटर दिखता है इसमें, लिप कंप्रेशन हो सकता है। व्हेन लिप्स डिसअपियर द स्ट्रेस इज नियर, तो वो जानने की ज़रूरत है कि क्यों हुआ। बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, ये सब तो मल्टीपल क्यूज़ है। स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा। आपने पूछा कि कल कहाँ पे थी, यूजुअली फ्रेंड्स के यहाँ होती हूँ, बट आंसर वो नहीं है। यूजुअली मैं फ्रेंड्स के यहाँ होती हूँ, कल कहाँ थी, कल मैं श्रुति के साथ थी, वो आंसर नहीं आया ना, इट्स अ प्रॉब्लम। एम्बिगुअस आंसर्स इज अ प्रॉब्लम। आपने क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर नहीं मिला, और क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आपको क्वेश्चन मिला, रेड फ्लैग। इट्स कॉल्ड क्वेश्चन रिवर्सल स्ट्रैटेजी। डिड यू किल योर वाइफ? आर यू आस्किंग दैट आई किल्ड माई वाइफ? एब्सोल्युटली नॉट। ये रियल लाइफ केस है, सो मैं उसमें से कोट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन रिवर्सल स्ट्रैटेजी कहते हैं इसको। Do you really think I can kill? हाँ, you really think I can kill? Do you think I am capable of doing so? Yes. Do you think I'll kill my person? Like that. A lot of people do that. Yes, Alex Murdoch का केस था। आपने एडोलेसेंस देखी है? हाँ बिल्कुल देखी। अमेजिंग ना? बहुत अच्छी। उसमें यही जो आप करते हो, टेक्निकली शी डज द सेम थिंग विद द किड, राइट? दैट्स एन एप्ट रोल डिस्क्रिप्शन जो आप करते हो। समवॉट। मैं बहुत कुछ माइंड हंटर वाला भी करता हूँ, जिसमें क्लोज सामने वाले की साइकी को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें एक IPS ऑफिसर आए एंड उन्होंने कहा कि किसी वजह से वो जेल चले गए। अब फिटनेस मेंटेन करने के लिए वो जेल में रनिंग शुरू कर दी। अब वो रनिंग कर रहे थे तो उनके साथ एक और आदमी भी रनिंग करने लगा। तो उस आदमी ने कहा, सर आप तो ऑफिसर हो, क्या करना है आपको रनिंग करके, आप तो ऑफिस में जाके बैठोगे।
तो उसने कहा मैं फिटनेस के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो इन ऑफिसर ने उनसे पूछा तुम क्यों रनिंग कर रहे हो? उसने कहा सर मैं तो चोर हूँ, लास्ट टाइम मैं भाग नहीं पाया था और मुझे पकड़ लिया गया सर, तो मैं इस बार अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ, तो इस बार मैंने सोचा मैं अच्छे से भाग लूँगा, तो फिर बाद में जाके सर मुझे अपनी और भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है बाहर निकल के। तो आप एक्टिविटी सेम देख रहे हो, बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन इज डिफरेंट। Very different. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। That's what you do. You try to decode the context. Yes. Okay. Is there, आप बता रहे थे स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है लोगों का तो वो झूठ बोल रहे होते हैं। जब वो झूठ बोलते हैं तब स्ट्रेस बढ़ जाता है। That's the situation, right? बट नॉट फॉर एवरीवन। किसी का स्ट्रेस बढ़ता ही नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ टॉकर्स होते हैं, बिल्कुल स्मूथ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट झूठ बोलने में उनको हाई मिलता है। कुछ पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं, पर किसी ज़्यादातर लोगों को वो अच्छे लोग होते हैं जिनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। आप उन पे रिलाई कर सकते हैं क्योंकि पकड़े जाते हैं वो। Tell me difference between good liar or bad liar. Okay. See, good liars are those liars which cannot be easily caught. And they'll make you sound everything is convincing. And क्या करते हैं गुड लायर्स में, क्या खासियत होती है? 2-3 जो बैड लायर्स मिस कर जाते हैं। ओके, गुड लायर्स में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। सबसे पहली बात तो ये, ओके, वो ऑलमोस्ट कॉनमैन होते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस से ही लिया गया है कॉनमैन। सो कॉनमैन होते हैं, वो आपकी आईज में डाल के आप ही को कन्विंस कर देंगे कि जो आपको समझ में आ रहा है वो है ही नहीं ठीक, है ना, आप डिस्टॉर्टेड सोच रहे हो, ठीक है, दैट इज़ वन। नंबर 2, वो आपको ब्रेन वॉश कर देंगे, ठीक है, आप खुद को ही डाउट करने लगोगे कि मेरी थिंकिंग सही नहीं है। एंड फैक्ट्स को एग्जैजरेटेड बताएंगे, कोई स्ट्रेस साइन नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस साइन नहीं आएगा, और बहुत स्मूथ होंगे, दे वेरी स्मूथ, ओके, एंड यूड फील कि सही तो बोल रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट सही तो बोल रहे हैं, बात में तो दम है। जो बैड लायर्स हैं वो घर की बात भी जो होगी वो ऐसे बताएंगे कि जैसे कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है, वो उनकी आवाज़ स्टैमर करने लगेगी, उनकी बॉडी फिजिटी होने लगेगी, और वो स्ट्रगल में आने लगेंगे, वो आपको बहुत आसानी से दिखेगा। ऐसे घर में ज़्यादातर मम्मियाँ दिख जाती हैं, फादर्स थोड़े स्मूथ होते हैं। मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी फादर्स थोड़े स्मूथ होते हैं कंपैरिजन टू मदर्स। सो आई हैव रेड कि जो गुड लायर्स होते हैं उनमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वन इज़ आइडेंटिटी क्रिएशन। वो जब भी उनसे आप अगर कुछ पूछोगे कि क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कैसे थे, वो सिचुएशन को डिस्क्राइब भी कर देंगे और वहाँ पे एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर लेंगे खुद ही की। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने बोला कि यार कल तू वहाँ से चोरी करके निकल गया क्या, सो नाउ चोरी से क्योंकि उसको खुद को डिस्टेंस करना है, वो एक तो कल के बारे में डिटेल्स देंगे, प्लस वो कुछ अरे मैं तो कल भाग भाग के बहुत थक गया था यार, हाँफ रहा था और मैंने ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। ना उसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी है कि मैं तो हाफ रहा था उस टाइम पे, तभी तुम लोगों को ऐसा लगा होगा। एग्जाम्पल, सो दे विल ऑलवेज फिगर आउट अ न्यू वर्ड और अ न्यू आइडेंटिटी जो अपने आप को अटैच कर देते हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी को पकड़ते हो, जैसे मान लो कोई चीट कर रहा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी पास्ट में एकदम सेंट की क्रिएट कर देगा, ट्राइंग टू मैनिपुलेट, और या तो फ्यूचर की आइडेंटिटी क्रिएट कर देगा कि यार तू और मैं तो ऐसे हैं, मतलब तुझे नहीं लगता फ्यूचर में हम लोग ऐसा ऐसा होगा, आज के अगर अपन डाउट्स पे ऐसी बातें करेंगे तो फ्यूचर में फिर क्या होगा, यू नो योर। तो आप प्रेजेंट को किसी ना किसी तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हो बाय अटैचिंग योरसेल्फ ईदर टू अ फ्यूचर आइडेंटिटी और अ पास्ट आइडेंटिटी। एक्सीलेंट, थैंक यू। तो जैसे आपने कहा, तो एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको कहते हैं होलियर देन दाओ, है ना, भगवान मेरा साक्षी है ना, आप क्या बात कर रहे हो, भगवान जानता है मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मम्मी कसम मम्मी कसम, भगवान कसम, मैं तो इतनी बार मंदिर जाता हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये सबसे पहले आ जाएगा। एग्जैक्टली, दैट हैपेंस। सो आइडेंटिटी क्रिएशन से ब्रेन में आपका ब्रेन एक नए इंसान जैसे फंक्शन करने लग जाता है, देन यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग अबाउट इट। क्योंकि जब आप मुझसे मेरे बारे में पूछोगे, प्रॉबली मैं मेरे बारे में झूठ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो आप स्ट्रेस पकड़ लोगे। बट अगर मैंने एक फॉल्स आइडेंटिटी बना दी कि यार मैं तो बहुत बड़ा फाइटर हूँ, मैं बहुत मारता हूँ, पहले मैं बहुत बड़ा फाइटर था, मैंने बहुत मारा है लोगों को, मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था, अब मैं उस आइडेंटिटी के लिए झूठ बोल सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली विद डिटेल्स, दैट इज ईजियर फॉर मी टू लाई।
देयर इज डिटैचमेंट. Detachment. So that's why stress इतना नहीं बढ़ेगा. So that was first strategy. And second strategy which I was reading कि जो liars होते हैं वो बहुत ज़्यादा beautifully details दे देते हैं और वो इतनी details देते हैं कि आपके दिमाग में एक visual picture बना देते हैं. Then you feel इतनी डिटेल्स किसी को पता है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो दे गिव एक्स्ट्रा डिटेल्स जो नॉर्मली शायद वो डे टू डे बात करने में इतनी डिटेल्स नहीं देंगे, बट जब वो झूठ बोलेंगे तब वो पिक्चर पेंट कर देंगे कि जब मैं उधर गया था वहाँ से फिर मैं लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट में ना एक वाइट कलर की दुकान थी बट मेरा उसमें काम नहीं था. आगे जाके जो 3rd नंबर वाली दुकान थी ना, रेड गेट था जिसपे, वो रेड गेट वाली पे जाके मैंने ऑर्डर किया था. फिर वहाँ वो एक रमेश आया था भैया, उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया था. यू विल जस्ट randomly create so many little details and then keep telling people, and वो हर बार तुम उसमें 1-2-3 डिटेल याद ऐड करते जाते हो क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में भी और सामने वाले ब्रेन में दोनों में एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से तुम्हें फिर वो याद करना भी आसान होता है कि एक पेंटिंग बन गई, अब यही है. राइट. तो लोड कहाँ से पड़ता है? फ्रंटल लोब से. वो झूठ को सप्रेस करती है. अब झूठ को जब सप्रेस करोगे कुछ तो जोर लगेगा, कुछ तो प्रेशर लगेगा. अब कौन कितना अच्छा झूठा है वो उसमें वैसे डिपेंड करता है. नंबर 1 साइन क्या होता है कि कोई आपसे छुपा रहा है क्रिमिनल क्राइम करने के बाद? इसमें मैं स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बोलूँ तो 25-50-25 क्या होता है? 25 का मतलब है कि क्राइम से पहले वो क्या कर रहा था उसके बारे में 25% बताना. 50% उस क्राइम के पीरियड में क्या हो रहा था, मतलब उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो. और लास्ट में 25% कि फिर उस क्राइम के बाद मैं कहाँ गया, मैं किससे मिला, क्या. लेकिन अगर वो क्रिमिनल है और वो उसमें इन्वॉल्व है तो उसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी. वो स्टार्टिंग में 50 बता देगा, वो बीच में 30 बता देगा और लास्ट में फिर 20. वो चाहेगा कि बीच का पार्ट जो एक्चुअल क्राइम है उसके बारे में कम से कम बता के डिफ्लेक्ट करके स्टोरी वो कुछ और बता देगा. मिनिमम उसके बारे में, मैक्सिमम बाकी सारी दुनिया के बारे में. सो दैट्स नंबर 1 साइन. इंटरेस्टिंग. वाओ. डू यू थिंक माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं कुछ साइकोपैथ्स के या क्रिमिनल्स के जिससे आप पकड़ पाते हो? सी माइक्रो एक्सप्रेशंस कुछ 7 वैसे इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं, पर उससे सर्टेनिटी के साथ कहना कि ये साइकोपैथ है, क्योंकि साइकोपैथ इज जस्ट लाइक अस. तो आपको पता ही नहीं है कौन है, राइट. लेकिन आप उसे ये देख सकते हो कि किस किस पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम हो रही है, या ये डिस्गस्ट कर रहा है, या ये कंटेम्प्ट कर रहा है. आपको उसका इमोशनल पैलेट तो समझ में आएगा. अभी मुझे आपसे ये बात करके तो समझ में आ गया कि आपका कुछ फाइट से तो लेना देना है, या आपका कुछ इंटरेस्ट है आपका फाइट से, क्योंकि 2 बार आपने रेफरेंस दे दिया. नहीं, मैं तो फाइट से देना मतलब कुछ देखी हो फाइट, या इंटरेस्ट, या मूवी, या वॉर मूवी, या फाइट मूवी, कुछ उससे इंटरेस्ट. तो वो रेफरेंस आया आपका फाइट का, क्योंकि हम कॉन्वर्सेशन क्रिमिनल्स की कर रहे हैं यार. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मतलब मूवी भी हो सकती है. हाँ. मूवी हो सकती, MMA हो सकता है, राइट. आई डू बॉक्सिंग बाय द वे. You do boxing. So I listen for words. कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, और मुझे बिल्ड करना है आपके साथ. तो अगर आप MP के हो तो आप मुझे बोलो मोड़ा मोड़ा, वहाँ मिला मुझे. मोड़ा मीन्स लड़का. तो अगर मेरे को नहीं बोलना लड़का और मुझे आपके साथ जेल करना, तो मैं भी मोड़ा मोड़ा शुरू हो जाऊँगा. पिक अप द लिंक को, मिररिंग. दैट गोज अ लॉन्ग वे. And anything that is getting repeated, it tells me something. कि there is something that I need to listen to. तो जब क्रिमिनल्स पकड़ा जाते हैं, आप ये सारी डिटेक्ट करके पकड़ा जाते हो, तब वो कैसे बिहेव करते हैं? सब इनोसेंट हो जाते हैं. सब इनोसेंट हो जाते हैं. कॉमन पैटर्न अक्रॉस. सब इनोसेंट हो जाते हैं. मुझे तो फंसा रहे हैं और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है. सबसे ज़्यादा जो अपने आप को टिमिड दिखाता है, या अपने आप को बिल्कुल दिखाते हैं कि मेरे तो इनोसेंट, वो रेपिस्ट, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को टिमिड दिखाते हैं. मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो केपेबल ही नहीं हूँ और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता है, परसेप्शन ऑफ इमेज होती है, वो उसको ऐसा सस्टेन कर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब टिमिड नहीं होंगे, पर ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि वो टिमिड अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं. जब मैं टिमिड हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है, राइट. सो इट्स ऑल इन द माइंड. It's all in the mind. So कौन से ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं
व्हेन दे आर गिल्टी, पर वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को इनोसेंट दिखाऊं पुलिस के सामने या आपके सामने? ओके, मूवमेंट कम करते हैं, है ना, तो सबको ही पता है फिजिटी है तो स्ट्रेसफुल हो रहा होगा। फिर दूसरा, थोड़ा रिस्पॉन्स कम देते हैं। तो कल तुमने क्या किया? कुछ नहीं। अच्छा, किसके साथ बाहर गए? एक दोस्त। तो मोनोसिलेबल में बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा बात करी आपको कुछ तो मिल जाएगा ना मेरे से। तो मोनोसिलेबल में बात करते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे नहीं। और फिर वो फिश करेंगे कि आपको कितना पता है। वो ये भी करते हैं कि अरे इतनी मोटी फाइल पड़ी मेरे ऊपर, क्या निकाल लिया मेरे ऊपर ना। सो उनको वो भी ऐसा लगता है, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप किसी को रॉन्गली अक्यूज़ करते तो इमोशन जो आना चाहिए वो आना चाहिए गुस्सा। अगर मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया और अगर आप मुझे बोलो फ़ोन उठाया, तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। लेकिन वो प्रोटेस्ट करने लगे और बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, राइट। रॉन्गफुल एक्यूजेशन में इंसान को ज़्यादातर गुस्सा आता है। वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगला रिक्वेस्ट करने लगे तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है ना, आपको तो स्ट्रांगली आना चाहिए। फिर कौन से सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है वो भी मैटर करता है, कि कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो भी देखने की ज़रूरत है। बट कभी कभार कोई लोग इनोसेंट फंस जाते हैं, वो भी तो बहुत टिमिड हो जाते हैं। हाँ, वो भी कि यार प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी सप्रेस्ड एंगर आता है। ज़बरदस्ती फंसा रहे हो आप मुझे, मैं तो उठाया ही नहीं, मेरा इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखने की ज़रूरत है। डर में इंसान एंशियस होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गिल्टी है ना। आपको वो मैंने आपको बोला ना, वाइट कोट हाइपरटेंशन, मैंने आपको बताया क्या वो? नहीं। अच्छा, वो मेरे को बताना, डबल कोट बताया आपने। डबल कोट बताया था, राइट। वाइट कोट का मतलब है आप कभी भी डॉक्टर के पास गए, इमेजिन करिए आपका एक्सरे किया उन्होंने हाथ का, और वो 2 मिनट तक देखते रहे, तो आप सोचोगे क्या देख रहे हैं ऐसा ना, मेरे हाथ में क्या हो गया है। तो ब्लड प्रेशर वहीं बढ़ जाता है। उसको कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी सफ़ेद कोट देखा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, कुछ लोगों का डॉक्टर के पास ही आके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घर जाके गए बीपी नॉर्मल। ठीक है। सिमिलरली जब किसी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं या वो कोर्ट चला गया, तो वहाँ जाते ही उसका वाइट कोट हाइपरटेंशन हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो झूठ बोल रहा है, वो उसकी बस वो एंजाइटी है। ये आपको उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना होता है। True. ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वाइट कोट हाइपरटेंशन है। वाइट कोट भी होता है, खाकी भी होता है। हाँ, ब्लैक कोट भी होता है। खाकी भी होता है, ब्लैक कोट भी होता है, कोई भी कोट जो होता है वो है तो यूनिफॉर्म, पावरफुल यूनिफॉर्म देख के इसको। हाँ, एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया था कि बहुत सारे प्लेन क्रैश पावर डिस्टेंस इंडेक्स की वजह से हुए। जब पायलट और फर्स्ट लाइन ऑफिसर दोनों के कल्चर डिफरेंट है, ये लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स का, जो फर्स्ट लाइन ऑफिसर है वो हाई पावर डिस्टेंस का, यानी वो जल्दी से पायलट को क्वेश्चन नहीं कर सकता। और इससे पहले कि वो बताए कि सी दिस इज़ अ मे डे और देयर इज़ आइस ऑन द विंग्स, तब तक वो क्रैश हो चुका होता है। सो मैल्कम ग्लैडवेल की रिसर्च है और उसने अपनी बुक आउटलायर्स में मेंशन किया था। तो कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। भाई आइज में कुछ होता है जब लोग झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेडेड क्रिमिनल्स या पैथोलॉजिकल लायर्स या कंपल्सिव लायर्स, जिनकी झूठ बोलना आदत होती है, टॉप क्रिमिनल्स डोंट केयर, क्या फ़र्क पड़ता है। जब वो पुलिस से बात करते हैं तब वो आँखों में उनका कुछ चेंज होता है। अगर तो उनको क्राइम में मज़ा आता है तो उनकी आँख में भी आपको एक ग्लिंट दिख सकता है ना, और आपको बनाने का जो उनको थ्रिल मिलेगा वो भी आपको आइज़ में दिखाई देगा। बट अदरवाइज तो स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट मिल जाएगा। मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो वो बिल्कुल ही मुझे खड़ा होकर देखता रहा। सो मैंने कहा यहाँ तो खड़ा है टेबल के ऑपोजिट, उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला, पर उसने बिल्कुल नहीं ब्रेक किया। तो मैंने पूछा आपको गुस्सा आ रहा है क्या? उसने कहा नहीं। सो मैंने कहा आप तो मुझे ही देखते जा रहे हो। तो उनकी वाइफ भी खड़ी थी साथ में। नहीं सर, ये तो इनकी आदत है। पर वो बिल्कुल वो रिपीटेड ऑफेंडर था, तो बिल्कुल मेरी आंख में कंटिन्यूसली डाल के, तो कंटिन्यूस आई कांटेक्ट रखेंगे, आंख नहीं हटाएंगे, उन्हें पता ही नहीं कब आंख हटानी है आपसे, वो देखते रहेंगे। और अगर आप में इंटरेस्ट ले लिया तो गर्दन भी टेढ़ी हो जाएगी। सो इट्स अ गुड साइन ऑफ इंटरेस्ट
आप किसी से बात करो, उसका नेक टिल्ट हो जाए तो इट्स अ साइन ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट ले रहा है। आपके घर पे डॉग होगा, अगर है तो उसका भी नेक टिल्ट हो जाता है। बट वो तो कंफ्यूज होता है ना, ऐसे देखते कंफ्यूज भी है, कुछ लाए हो मेरे लिए, कुछ वो। और अगर आपके यहाँ पे बच्चा भी है तो 2-3 महीने की भी नेक टिल्ट हो जाएगी। ह्यूमन बिहेवियर है अक्रॉस स्पीशीज, एनिमल बिहेवियर भी है। यस। ओके, कभी ऐसा किया है कि आपने कुछ साइंस देखी है एंड जस्ट बाय बॉडी लैंग्वेज आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि यार ये इंसान डेंजरस हो सकता है? हाँ, डेंजरस हो सकता है बिल्कुल। देखिए, डेविड गिवंस कहता है कि आई एम नॉट श्योर आपने कभी ऐसा देखा हो, वैसे बहुत सारे लोग बहुत टैटूज बनाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जगह होती है। उसमें से मुझे एक जगह याद है, यहाँ पे टैटू बनाना, यहाँ पे ड्रैगन बना लिया या कुछ नेक पे, वो ज़्यादातर अग्रेसिव होते हैं। यहाँ पे गर्दन पे टैटू बना लेना, और वो भी क्या बनाया है, कुछ पीस साइन बना लिया, इट्स ओके, बट अगर ऐसे कुछ साइन बनाया है तो यू नीड टू वॉच आउट फॉर, यहाँ पे कुछ हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग। जो लोग अग्रेसिव होते हैं या ज़्यादा मारपीट करते हैं, जो उनकी फिंगर्स होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, आपको उनके हैंड में दिखाई देगा। हैंड सही नहीं होता है, आपको हैंड देख के पता चलेगा कि क्या काम करता है, तो आपको उससे आइडिया होगा कि हाथ टेढ़ा मेढ़ा है तो ठुकाई उकाई करता होगा इससे। और मैंने आपको बोला था ना स्लीव से, पंजाब में तो छोटे छोटे बच्चे या और थोड़ा, तो यहाँ पे उनके नीडल्स के बड़े निशान होते हैं, दे कीप टेकिंग इट। तो मुझसे आपको आइडिया हो जाता है कि ये स्लीव डेंजरस बिहेवियर बाद में आ सकता है। हाँ बिल्कुल आता है, उसका चोरी, क्राइम, ये सब उस फिर बिहेवियर में चले जाते हैं वो। क्या पीडोफाइल को स्पॉट कर सकते हो थ्रू बॉडी लैंग्वेज? हैव यू नोटिस्ड? पर ऐसे बिफोर टाइम स्पॉट करना वो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि फैमिली खुद इतनी ऑब्जर्वेंट नहीं होती, एंड द सिंपल रीजन इज मोबाइल फोन। हमारा रिलेशनशिप ही मोबाइल फ़ोन के साथ है। बट मोबाइल फ़ोन से पीडोफिलिया कर नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप किसी के बिहेवियर को तब ऑब्जर्व करोगे जब आप मेंटली प्रेजेंट होगे, लेकिन डिवाइस आपको हमेशा हुक्ड रखता है। ओके, तो आप फैमिली में स्पॉट ही नहीं कर पाते हो क्योंकि आप ऑलवेज यू आर बिजी, यू आर रनिंग इनटू समथिंग या फ़ोन देख रहे हो कुछ ना कुछ। ओके, आई वांट टू आस्क यू अनदर स्टोरी प्लीज़, जहाँ पे आपने मेरी टीम को बताया था अबाउट एक मदर ने डॉटर की शादी कराई with a businessman. What was that? I want to know about it. So this was a difficult case. So they said कि आप एक elderly हैं, senior citizen lady हैं, आप उनसे बात कीजिए। अब मेरा early days of investigation था, तो जब मैंने उनसे बात करी, अब मैं सोचा उनको क्या बोलूँ, अब इतनी एज में इनको आंटी बोलूँ, अब आंटी बोलूँगा तो ये तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट लगेगा, ये तो मैं बोल नहीं सकता। तो मान लीजिए उनका नाम ऐसी सावित्री था, तो अब सावित्री जी बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें बोला, और बहुत अच्छे से लंबी डेली वेज लेबरर थी, तो अपने आप थोड़ी एम्पैथी आ जाती है कि एल्डरली हैं, मेहनत करती हैं। अब मैंने उनसे बात करी कि आपकी पोती गायब हो गई है, नाती गायब हो गई आपकी बेटी की बेटी, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके रोने का वॉल्यूम बढ़ गया। अब मुझे लगा कि एकदम से रोना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो मैंने कहा ऐसा करिए आप पानी ले लीजिए, पानी पी लीजिए। तो वो रोती गई कि इस उम्मीद में कि अब ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा आप रो लीजिए, पानी पी लीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए, हम फिर बात करते हैं, थोड़ी देर में बात तो करते। अब उन्हें लगा ये तो ख़त्म नहीं हो रही बात तो रोने से। तो फिर अब ऐसे में क्या, कैसे पता चलता है कि कोई सही में नहीं रो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैंने पूछा कि दो लोग कह रहे हैं कि आप भी वहीं खड़ी थी, और फिर वो किसने बोला आपको ये? तो वो रोना बंद हो जाए एब्रप्टली, वो मेरे लिए अच्छा साइन है कि ये उसमें है नहीं, पर ये मुझे डिवेट कर रही हैं। तो ऐसी मैंने कुछ उनसे क्वेश्चन पूछा। केस ये था कि उनकी वो थी 60s में, उनकी बेटी थी 30 में, और उनकी बेटी की बेटी यानी ग्रैंड डॉटर वो गायब हो गई। इन्होंने अपनी बेटी की शादी एक बिजनेसमैन से करा दी जो कि खुद 50s में था। शादी होगी, बच्चा हो गया, वो बच्चा गायब हो गया। अब वो बच्चा गायब हो गया तो ये जो एल्डरली लेडी थी उस बिजनेसमैन पे केस ठोक के
मनी एक्सटॉर्ट कर रही थी मुझसे। क्या ठोक रही थी केस? उन्होंने बोला कि इसने किडनैप कर दिया बच्चा, मेरा बच्चा गायब कर दिया है। खुद के बच्चा को क्यों किडनैप करेगा? सो उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ नहीं इसको रखना चाहता है, ये अलग उसका करना चाहते हैं। एनीवे, इसमें इंटरेस्टिंगली जो उनकी 30-year-old बेटी थी, जैसे जैसे मैंने उसके साथ आगे सेशन और इंटरेक्शन किया, उसकी मेंटल सैनिटी बहुत ही कम हो गई। मैं जब उससे कुछ बात करूं तो वो मुझसे बोले कि सर सबके अपने रीज़न होते हैं, आपको ज़्यादा पूछना तो मम्मी से पूछो। तो मैंने कहा आप भी कुछ बताओ। नहीं सर सबके अपने रीज़न होते हैं। ये 2-2 घंटे उसने मुझसे यही बोला, अपने रीज़न होते। तो मैंने फिर वो रोक दी। सो मैंने कहा नहीं, और मम्मी से बात करूं तो मम्मी वो रोना शुरू कर दे। बहुत देर तक बात करते करते एक पॉइंट आया जब उन्होंने बोला कि ये तो मैंने उससे करवाया था। उन्होंने बोल दिया इस बीच में, फिर कुछ रुक गए, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या बोल दिया, तो वो रुक गई। आंटी ने कि बेटी? आंटी ने। बेटी तो सैनिटी में नहीं थी, उन्होंने कुछ बेटी को सच में कर दिया था, बेटी सैनिटी में नहीं थी। आंटी ने बोल दिया कि वो मैंने उससे करवाया था। सो मैंने कहा किससे करवाया था आपने? तो फिर वो क्वाइट हो गई। उन्होंने कहा क्या बोला मैंने? क्या मेरे को इतनी देर हो गई बैठे बैठे, मुझे क्या पता, मैं तो ऐसा कुछ कहा नहीं। तो फिर वो उसमें रिट्रीट कर गई थी। लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कितना एल्डरली सीनियर सिटीजन ऐसी प्लानिंग करके। क्या था केस, क्या हुआ क्या एंड में? एंड में यही था कि उन्होंने अपनी खुद की ग्रैंड डॉटर को कहीं पे मिसिंग करवा दी थी। खुद ही किडनैप करवा दिया। खुद ही किडनैप करवा दिया। वहाँ बिजनेसमैन से पैसे एक्सटॉर्ट कर दिए, उसी पे केस लगा के। और उन्हें पता था कि वो सीनियर सिटीज़न है, एल्डरली भी हैं, तो आप ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते। एम्पैथी भी है, और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो फिर वो रोने लगती थी। बेटी के साथ क्या हुआ था? बेटी के साथ ये था कि बेटी कहती है मेरे पास बच्चा था पहले, लेकिन अब बच्चा कहाँ गया वो मुझे नहीं पता, वो मम्मी से पूछो। मम्मी कहती है कि इस पूरी शादी की वजह से इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसीलिए अब इसको कुछ पता नहीं। तो अब पता किसको है? मम्मी को पता है, या फिर उस बिजनेसमैन को पता है। वो बिजनेसमैन कह रहा है कि इन्होंने ही कराया, राइट? वो उनसे ऑलरेडी पैसे ले चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। सो स्पीकिंग ऑफ, वो बहुत हार्ड था क्योंकि वो एल्डरली थी और बात बात पर रोती थी, और क्वेश्चन पूछने पे वो अलर्ट हो जाती थी, लेकिन वो आंसर नहीं देती थी। तो मैंने रोने में रियलाइज़ किया, जब कोई सामने से रोता है और क्वेश्चन पूछने पे उसका रोना बंद हो जाए और आपको यहाँ तक ना पहुँचे, तो आपके लिए एक अच्छा रेड फ्लैग है। अगर जेन्युइन रोना है, कई बार स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो ये नोज के थ्रू ट्रैवल करता है, यहाँ से नेजल फ्लेम आने लगेगा टीयर्स के थ्रू। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो सामने वाला अगर गिरने की कगार पे हो तो टेबल पकड़ लेगा, चेयर पकड़ लेगा। ये एक और डिग्री ऑफ रोना है। कई बार इंसान नहीं रोता है, सिर्फ ये जो चिन है, इसको चिन बॉस या मेंटालिस मसल कहते हैं, ये हिलने लगती है ऐसे करके। मतलब रोने वाले हैं पर रोते नहीं हैं, तो वो भी एक अच्छा इमोशन दिखाई देता है। ये मैं आपको डिग्रीज ऑफ क्राइंग एंड। इसमें झूठा क्राइंग कौन सा होता है? झूठा क्राइंग यही है कि एकदम से मेरे अगले क्वेश्चन पूछने पे ही अपना कान आगे कर दिया, एकदम से वो वापस आ गए मेरे क्वेश्चन पूछते, नहीं सर मैं तो नहीं था। एक और चीज़ सर वर्ड पे बताना चाहता हूँ। आप मान लीजिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, वो कहे नहीं राज आप क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आपने कहा लेकिन मर्डर में तो सीसीटीवी में आप दिख रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो उसमें दिख ही नहीं था। अब उन्होंने बोला आपको सर, उससे पहले नहीं बोला सर। इसका मतलब है स्पाइक इन पोलाइटनेस। स्पाइक इन पोलाइटनेस का मतलब ये है कि अब आप मुझे जाने दो, अब आप मुझ पे इजी जाओ। मैंने आपको सर अभी तक नहीं बोला, लेकिन अब आपने मुझसे हार्ड पूछ लिया, या तो मैं सर बोल दूंगा या मैम बोल दूंगा। इसमें वो चाहते हैं प्लीज़ थोड़ा लीनियंट रहो मेरे पे, आपको सुनने की ज़रूरत है कि कब पोलाइट हो गए एकदम से। दाल में कुछ काला है। हाँ। You train politicians also, right? No, not politicians, law enforcement. Okay. Rather law You enforcement. have not trained politicians? No, not politicians. अच्छा. Corporate. Okay. Corporate में, law enforcement में ज़्यादातर investigate. But have you seen some politicians या observe किया है कि politicians कैसे body language use करते हैं to dominate and to succeed? Sure. One of my favorites is तो बराक ओबामा. Love him. हाँ. बराक ओबामा आई थिंक जो उनमें करिश्मा है वो
मैच नहीं हो सकता. इफ़ यू लुक एट हिम, एक वीडियो है, मैंने शेयर भी किया टीम के साथ, तो आप देखिएगा कि जब वो वॉक करते हैं, एक तो वॉक बहुत रिलैक्स्ड है, और उनका जो गेट है, उनके पैरों के बीच में डिस्टेंस देखिए, वो जो स्ट्राइड करते हैं और साथ के साथ एक बार कैमरा को देखते हैं, एंड फिर जो उनके अंदर एम्पैथी है, वो जो सल्यूट करना भूल जाते हैं इन रिस्पॉन्स, फिर वो फ्लाइट से उतर के वापस हैंडशेक करते हैं उसके साथ, तो वो अनमैच्ड है. सेकेंड एग्जाम्पल, जिस दिन उसामा बिन लादेन पे अटैक हो रहा था, इन्होंने लोगों को शक ना हो, वो वहीं पार्टी में बैठे रहे, और वहीं पे कोई कॉमेडियन उसामा बिन लादेन पे जोक क्रैक कर रहा था, और वो बोल रहा था कि उसामा बिन लादेन कैसे मिलेगा आपको अमेरिका को, वो ऐसे मिलेगा, शाम को टीवी पे उसका शो देख लो, वो 4 से 5 रोज आता है, वहीं मिलेगा आपको उसामा. और बराक ओबामा हंस रहा होता है वहाँ बैठ के कि इसको पता नहीं है कि आज ही मरवा रहा हूँ मैं इसको. इतना मास्टरपीस था वो बराक ओबामा का. उसी टाइम ही किल्ड इट कि यू गेट टू सी टुमारो व्हाट आई विल डू. सो वो भी क्लिप है, विदाउट एक्चुअली गिविंग इट अवे. विदाउट गिविंग इट अवे. Nice. So वो मास्टर क्लास है बॉडी लैंग्वेज में. master That you have to agree. Like every time, the way he walks, the way he talks, the way he deflects, the way he answers difficult situation, nice Yes. situations. जहाँ पे उसको अल्फा होना है वो अल्फा, जहाँ पे लोगों को साथ में लाना है साथ में, ह्यूमिलिटी, जहाँ पे उसको फेमिनाइन होना है, विमेन ज़्यादा साइड देना है, मिशेल की बात करनी, like it just he he's very charming. I think it is, and I don't think that's rehearsed. I think वो over the all वो ओवर द ईयर्स वो उनकी पर्सनैलिटी में है. आप व्लादिमीर पुतिन को आप देखिए, राइट, अगर आप नोटिस करेंगे व्हेन ही वॉक्स, तो उनका सिर्फ एक ही हैंड मूव होता है. आई थिंक वो राइट मूव करते हैं, लेफ्ट वो दबा के रखते हैं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि ओरिजिनली तो वो KGB के स्पाई थे, ही ग्रू फ्रॉम अ सोल्जर, तो इधर सिर्फ वेपन ही फील करते हैं, वो ट्रेनिंग का पार्ट है. इधर वेपन और सिर्फ इसी हैंड में स्विंग चलता है, क्योंकि वेपन से हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रेसिडेंट के साथ हो. एक हाथ आप किसी के साथ देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ देख लीजिए, चाहे वो चाइना के साथ देख लीजिए, हैंड एक ही मूव होगा, क्योंकि दूसरा वेपन पे है, तो वो उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है. वो एक फेक हैंड भी तो चलता है. हाँ. है कि बाहर फेक हैंड दिख रहा है, क्योंकि एक कोर्ट के अंदर हैंड होता है ऑन द वेपन इटसेल्फ. हाँ, तो ही इज डेविल जोन. कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट वो बच चुके हैं, तो उनका तो रिकॉर्ड है. कौन? व्लादिमीर पुतिन. हाँ. व्लादिमीर पुतिन. और असैसिनेशन से तो अपने करंट जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो ही बच चुके. डोनाल्ड ट्रंप. अब वो कहते हैं कि पता नहीं कितना रियल है, क्योंकि बहुत क्लोज बाउंड्री से जो कि सिक्योर्ड होना चाहिए था, उसमें से. आई फाइंड हिम अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, ऑनेस्टली. वेरी आई डोंट नो क्या बोलते, बोल्ड ओपिनियन या कमेंट, बट आई लाइक, what I really like is very few people are this unapologetic. जब आप लॉन्ग टर्म तक ऐसे रहते हो ना, sometimes you start attracting people towards you. Yeah. So that's what I feel is one of the biggest reasons why he's winning, because regardless of all the controversies and all the things जो वो करते हैं, I think the way he's unapologetic about जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं और जो वो मानते हैं. There is some lesson to be learned. Absolutely. For the good, for the bad, I think world decisions मैं नहीं समझता इतने. जी. पर सिर्फ purely from a class of personality aura, I think he does a good job. I think he's understood the pulse of it. और 24-25 के जब वो थे, उस टाइम वो होम अलोन मूवीज़ में भी आते थे. तो अगर आप पुराना इंटरव्यू देखोगे तो 24-25 ईयर्स की एज में वो कह रहे हैं, जब मैं 70 का हो जाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कर पाऊंगा, तब मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तब तक मैं बिजनेस करता हूँ. तो आई थॉट कि 50 ईयर्स अहेड वो बोल रहा है कि जब बेकार हुआ ना तब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा. तो दैट कॉन्फिडेंस दैट ही हैज़ एंड अनअपोलोजेटिक, एज यू से, ही डजंट रियली केयर. डजंट रियली केयर कि प्रोटेस्ट कर रहे हो, मीडिया अगेंस्ट जा रही है, ही विल डू व्हाटएवर ओपनली. In his early years only, he talked about this thing that कि ड्रीम पे टैक्स नहीं लगता. तो if you're dreaming, you dream so big that it should be like your dream. और उसके ऊपर बात करते हैं बहुत बार. और बचपन में like when he was early, तब वो ऐसी बातें करते थे, and then you would just see him.
एंड तब से लेके आज तक पर्सनालिटी में 2 चीज़ें आपको दिखेगी कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं हुआ. फर्स्ट इज दैट अटर सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस. मैं वो जब डेट में था तब भी मैं फोड़ने के लिए पैदा हुआ, जब डिवोर्स हुआ तब भी मैं फोड़ने के लिए पैदा हुआ, जब मैंने कुछ अचीव किया तब भी फोड़ा, जब मैं प्रेसिडेंट बना तब भी फोड़ा, जब मैं हार गया तब भी फोड़ा. लाइक दैट्स जस्ट यू नो ही इज दैट्स वन, द कॉन्फिडेंस एंड द सेल्फ बिलीफ जो है. एंड सेकंड इज unapologetic behavior for my actions. And he gets accepted for that. Because I think society में जब भी आप constant रहते हो ना, भले for the good or the bad, लोग आपको accept करने लग जाते हैं. People hate जो change होते हैं. Correct. लोगों को mismatch नहीं पसंद. लोगों को पसंद आप विलन रहो. आप बड़े विलन बनो, हम आपको विलन की वजह से आपको चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग. राइट. आप हीरो रहो. आप ये दोगले बने मत करो, कहीं आप कुछ पलट जाओ तो कहीं आप कुछ पलट दो. पीपल लव हु शोज कंसिस्टेंसी, दैट्स फर्स्ट. एंड एक थ्योरी अबाउट सॉरी, ओके, यू वुड नो अबाउट इट अराउंड द वर्ल्ड, कि मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड जो टॉप 1%, 0.1% होते हैं, उनको आप पब्लिकली कभी सॉरी बोलते हुए नहीं देखोगे. अगर उनकी इमेज या पोजीशन पावर से बेटर होती है तो उनको आप कभी भी पावर मतलब उनको सॉरी बोलते हुए नहीं देखोगे आप. नेवर. वो गलत एक्शन लेंगे, उन्हें पता है उन्होंने गलत कर दिया तो भी वो सॉरी नहीं बोलते. बिकॉज सोसाइटी जितना भी बोले कि एम्पैथी एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, राइट, पीपल डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु आर सॉरी एंड अपॉलोजेटिक अबाउट देयर बिहेवियर. दैट्स राइट. सो आप देख लेना टॉप 1% दे डू वो कभी उनको गलत होगा तो डिफ्लेक्ट करके लिख देंगे. वो ऐसे लिख देंगे कि मे बी आई शुड हैव डेल्ट इट इन अ बेटर वे. करेक्ट. नेवर आई अपोलोजाइज एंड आई एम सॉरी फॉर माई एक्शंस. You don't do that. They won't. That's right. Businessman से businessman from the top of the top entrepreneurs. I don't want to name because case करेंगे लोग मुझ पे. But top of the top entrepreneurs, top prime ministers, presidents around the world, you see them. Yeah, they don't apologize. They don't. It's not allowed. What should we do, common people? हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा क्या चेंज करना चाहिए to look powerful instantly? Okay, sure. उसी क्राइम पेट्रोल तो सबने ही देखा होगा. एंड उसमें वो अनूप सोनी आते हैं एंड वो बताते हैं कि कैसे क्राइम हुआ और फिर वो लड़की का फ़ोन ट्रेस किया गया और ऐसे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दिस इज स्टीपल. इसको स्टीपल कहते हैं. ये पावर पोज है. इसको अगर आप ऐसे करते हैं, न्यूज़ एंकर्स भी बहुत सारे ऐसे ही करके बात करते हैं, 2 मिनट्स में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऊपर चले जाते हैं और कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन आ जाते हैं इन 2 मिनट्स. रियली? इन 2 मिनट्स. आप डोनाल्ड ट्रंप को भी देखेंगे. सो इसमें भी वेरिएशन होता है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे. ऐसे में तो आई शूट डाउन योर ओपिनियन, आप जो बोलोगे शूट ही होगा वो, ठीक है. इसमें ओके फाइन, आई एम लिसनिंग टू यू, बट इसमें आई एम विलिंग टू एंगेज ऑल्सो. अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो आई एम विलिंग टू एंगेज. इसको रोटेटिंग स्टीपल कहते हैं. ओके, रोटेटिंग स्टीपल. तो ये तो एकदम पावर पोज है. आपका डिस्टेंस, अगर मैं बैठा हूँ तो डिस्टेंस बिटवीन माई फीट, दैट इज़ टेरिटोरियल, राइट. तो उससे पता चलता है कि मैं स्पेस कितनी ले रहा हूँ, मैं कितना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ. ज़्यादा चिन अप हुआ तो एरोगेंस है एंड रेडी फॉर फाइट, वो अच्छा नहीं है, है ना. चिन, लेकिन अगर चिन ज़्यादा डाउन होता है, दैट इज़ अ कन्फेशन मोड. अगर आप किसी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसका चिन ज़्यादा डाउन हो जाए तो फिर आपको चुप हो जाना चाहिए, बिकॉज वो कुछ बोलेगा. तो be ready. So, but for confidence, you can do steeple, right? People do this also, but your hands on the table is also good enough. When you walk in a party, अब आप खड़े हो सब तो. So, for that confidence, you can keep your open hands. Sometimes people touch also. That is also confidence, क्योंकि हम नहीं करेंगे usually. I met someone recently yesterday for the first time, and he started doing this. Hey buddy, how are you? So I'm thinking कि एक तो फ्रेंडली भी बोल रहे हैं और मेरे को टॉम क्रूज की तरह टच भी कर रहे हैं, बिकॉज टॉम क्रूज तो ऐसे ही करते हैं जाके एंकर्स को. फिजिकल एक्सपेंशन कहते हैं इसको. सो ही वॉज डूइंग दैट कम्स अक्रॉस एज कॉन्फिडेंस. ही हैज़ द कॉन्फिडेंस टू टच मी एंड दे स्माइल मोर एंड ओपन जेस्चर्स. दैट टॉक्स ऑफ कॉन्फिडेंस.
और फीट के बीच में डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट. व्हाट मिस्टेक्स डू वी डू जब हम पार्टी में जाते हैं या पब्लिक सेटिंग में जाते हैं? क्या मिस्टेक्स करते हैं हम जो जिसकी वजह से लोग हमें डिसलाइक करते हैं? ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ऑल्सो मैटर्स कि उनका आप में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये भी एक बात है. लेकिन आप कंप्लीट स्ट्रेंजर हैं, राइट, एंड दे आर टॉकिंग एंड आप साइड में एंगल्ड होके खड़े हो जाते हैं. सम पीपल जस्ट आपको परसीव कर लेते हैं कि एरोगेंट है, मिंगल नहीं होना चाहता है, ऐसा भी होता है, सोशल नहीं है. दैट्स नॉट द केस. और कई बार पब्लिक में भी बैठ के एकदम क्वाइट हो जाते हैं. एवरीबडी इज टॉकिंग बट यू कांट, राइट. आपको लगता है सब बोल तो रहे यार, मैं क्या बोलूँ, राइट. सो इन दैट केस इट इज़ गुड टू ऐड अ लाइन और टू. कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. अगर आपको पसंद है कुछ और मैं उसी पे बात करने लगूँ तो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हो जाती है. यू नीड टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड. पीपल बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर. कॉमन, आप मैंने डेल कार्नेगी की बात करी, आपने बात करी, वहीं से शुरू हो गई, राइट. तो वो मिस्टेक, अगर कोई कुछ और बात कर रहा है और अगर आप ऑफ टॉपिक कुछ और शुरू कर दो, कॉन्वर्सेशन विल डाई. यू नीड टू फाइंड कॉन्वर्सेशन, राइट, एंड यू नीड टू लिसन. मैं किसी एक बड़े ऑफिसर से मिला था तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा था तो मैं काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट में बिलीव नहीं करता, ये तो हम भी काम कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है. मैं उनको बैठा सुन रहा था. फिर मैंने उनकी बातों में सुना कि जो उनका बेटा था वो किसी बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था. तो मैंने कहा सर कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है? तो उसने कहा वो सिविल की करेगा. सो मैंने कहा क्या क्या द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ता है, ये पढ़ता है? सो मैंने कहा क्यों, आप कोचिंग देते हैं क्या इसकी? तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट है, तो आप गाइड कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ. ऐसा करिए आप मेरा पर्सनल नंबर लीजिए, मेरे बेटे से बात कराऊंगा और फिर उसको आप गाइड करना. मैंने सिर्फ ये सुना कि उनको क्या प्रॉब्लम है. उन्होंने तो मुझे बोल ही दिया था कि काउंसलर से मुझे प्रॉब्लम है, पर उन्होंने ये बोला कि मेरे बेटे को क्या प्रॉब्लम है. मैंने वो सुन लिया. पेन पॉइंट, यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन्स पेन पॉइंट. आपने एक बार पेन पॉइंट टच कर लिया, वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा. पेन पॉइंट अट्रैक्ट करता है लोगों को. ट्रू, राइट. आई एम श्योर आपके पास भी कोई ऐसा रेफरेंस होगा, आपने सामने वाले का वो पेन पॉइंट समझ लिया, उसको हल्का सा आप ट्वीक करो, वो ज़रूर आएगा आपके पास. पता नहीं, उसमें कॉन्शियसली तो नहीं करता ये, अनकॉन्शियसली अगर हो जाता है, सबकॉन्शियसली हो जाता है, तो आई हैव नो आइडिया. मेरे को तो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो मोर. मेरे हाथ में ये चाय है. आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो द बेटर थिंग टू ऑफर इज अ हॉट ड्रिंक ओनली, नॉट अ कोल्ड ड्रिंक. सो व्हाट हैपेंस, जब आप वार्म ड्रिंक ऑफर करते हो किसी को, तो वो जो मैसेज है वो आपकी नर्व्स में ट्रैवल करता है. एंड आप पूछोगे बाद में कि व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द अदर पर्सन, मुझसे कोई और, ओह ही वाज अ नाइस, ही वाज अ वार्म पर्सन दैट आई मेट. बट मैं आपको कोल्ड ऑफर करता हूँ, मैं आपकी वेव्स को, नर्व्स को शॉक थेरेपी देता हूँ, ठंडा कर देता हूँ एकदम. तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें यू डोंट नो कि इफ यू विल से वेरी नाइसली अबाउट द अदर पर्सन. पर हॉट ड्रिंक देने पे, ऑफ कोर्स बाहर गर्मी नहीं है, अच्छा वेदर है, टेम्परेचर है, उस कंडीशन में द पर्सन स्पीक्स फेवरेबली ऑफ द अदर पर्सन. ये सब कंडीशनिंग है, प्राइमिंग है. ये बाहर ले जाके लोग क्यों कैंडल लाइट डिनर करते हैं? क्योंकि उसमें आई ज़्यादा डायलेट होती है इन कंपैरिजन टू ज़्यादा लाइट में. आप वो कर सकते हो. सामने वाले को और इन्फ्लुएंस करना है तो अपनी चेयर की हाइट नीचे कर दो. द अदर पर्सन वुड लाइक टू सी एंड फील पावरफुल, तो वो ऑटोमेटिकली फील करेगा पावरफुल. अपनी कम, उसकी ज़्यादा. नाइस. मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था लास्ट कि टेल मी 2 or 3 थिंग्स हाउ कैन आई गेट बेटर. बता दिया आपने तो. तो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि नाउ बेस्ड ऑन एवरीथिंग टुडे जो आज आपने देखा, मुझे बताओ, मेरे बारे में एनालाइज करो थोड़ा एंड बताओ मैं क्या बेटर कर सकता हूँ. ओके, सी यहाँ ओवरऑल आपने क्या एनालाइज किया? ओवरऑल एनालाइज तो मुझे लगा कि यू आर अ गुड लिसनर, आप अच्छे से सुनते हो. एंड आपका वो टेनेट या आपकी प्रॉपर्टी है क्यूरियोसिटी, जो शायद आप बचपन से ही उसको स्ट्रोक कर रहे होगे, तो दैट गॉट यू हियर, है ना. एंड आपके फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं आते, विच इज़ गुड, क्योंकि ज़्यादा एनिमेटेड होने से भी थोड़ा वो ऑफ हो जाता है, राइट. एनालाइज में तो
मैंने यही देखा कि आप ध्यान से सुनते हो, अपना जो आपका हुक है क्वेश्चन का वो छोड़ते नहीं हो, वो रहता है, फिर सुनोगे फिर वहीं वापस आ जाओगे। और जब आपको लगेगा कि हाँ इस बात में कोई वैलिडेशन है तो स्माइल के साथ आप कंफर्म भी कर देते हो, जैसे अभी आपने कंफर्म किया था, इससे 1-2 बार पहले भी आपने कंफर्म किया था। और थोड़ा सा चेयर में एडजस्टमेंट करते हो, जब हल्का सा डिस्कम्फर्ट या कुछ होता तो थोड़ा सा वो पॉइंट में आप कभी किसी वीडियो में जाके देखना। अदरवाइज आई थिंक यू हैव साइंस ऑफ अ गुड होस्ट और लिसनर, क्योंकि स्टेडी आई कांटेक्ट है एंड हैंड मूवमेंट भी बहुत कम है, और यू गिव द अदर पर्सन चांस टू स्पीक। ये वाला तो दिखता है, मैंने आपको बोला इसे पार्शल आर्म रैप कहते हैं, ये वाला दिखता है। कई बार आप रिकॉल करने के लिए टुवर्ड्स योर लेफ्ट ईयर जाते हो, द आई मूवमेंट इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट ईयर, बट ये तो सिर्फ मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। बेटर क्या कर सकता हूँ? टेल मी वन थिंग, व्हाट कैन आई डू बेटर? थोड़ा सा और स्माइल कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्माइल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा नेक भी टिल्ट हो सकता है, ओके, थोड़ा सा नेक टिल्ट हो सकता है, वो अच्छा साइन होता है। नेक टिल्ट भी एवोल्यूशनरी है, क्योंकि व्हेन यू फील दैट द अदर पर्सन इज नॉट अ थ्रेट एंड आई कैन इनवाइट द अदर पर्सन, तो ये नेक एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि यहीं पे प्रेडेटर अटैक करता है। लेकिन अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो यूर इनवाइटिंग एंड इट्स अ साइन ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट। अदरवाइज तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग करना है तो समटाइम्स यू कैन लीन इन ऑल्सो, सो दैट विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इट, कि व्हेन यू लीन इन एंड यू फील ओह ओके, बताओ, अच्छा और बताओ। गॉट इट, राइट, perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming here and sharing everything that we asked you, and बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाने को। Plus I just loved, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो ऐसे लोगों को आप कोट कर रहे थे who I have massive interest in, क्योंकि न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, प्लस सोशियोलॉजी अ लिटिल बिट। सो दैट्स माई बेसिक इंटरेस्ट। एंड आप जो बातें बता रहे थे बहुत सारी, राइट, तो बातें न्यू थी, बट लोगों के जो नाम थे दोज नेम्स आर सिमिलर, क्योंकि ऑलमोस्ट यही लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी। सो आई एंजॉयड थॉरली। आई होप दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ आवर सीरीज ऑफ एपिसोड्स टू कम इन द फ्यूचर। श्योर, आई टोटली इंजॉयड। सी जैसे मैं कॉर्पोरेट कोचिंग भी जैसे करता हूँ, तो यू नो पर्सन यंग लीडर, तो फिर वहाँ जाके दे डोंट नो कि सामने वाले से कैसे नेगोशिएट करते हैं, यू नो, एंड दे सेड कि ये डील हो जाएगी, द पर्सन से या ठीक है, आई गेट बैक टू यू। सो पता ही नहीं चलता ये कैसे रहेगी, या सो बिफोर आई रीड समबडी एल्स, सो मुझे ये CBI के फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर ने बताया था, फर्स्ट यू रीड योर सेल्फ, first you read yourself and you should know what signal are you sending to the other person, and that will determine whether they want to come close to you or not. You decide the boundary. Your body should give that kind of signal. My daughter should know कि कब वो मेरे पास आ सकती है और कब मेरी आई देख के वो दूर ही रहेगी मुझसे, so you know, like that we should be careful of that. मैंने बहुत देखा आपका कॉमन इंटरेस्ट, मैंने कहा ना मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मैं इंटरेस्ट से गेस्ट के लिए कम आपके लिए ज़्यादा देखता हूँ कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी लीनिंग है। मैंने करण वाले में बहुत कुछ आपको सुना था, और जहाँ पे आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा था वो भी मैं देख रहा था। तो मैं देख रहा था कि आपका रिसर्च की तरफ इंटरेस्ट है, आपका एक्सपेरिमेंट की तरफ है, आपका साइंस की तरफ इंटरेस्ट है, जो कि आपके खुद के होमवर्क के बारे में बता रहा है, एंड नॉट आउट ऑफ कंपल्शन बट आउट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तो एक्सपेरिमेंट्स बता ही सकता हूँ। लवली, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो जब से 16-17 से आई जस्ट लर्न पीपल्स नेम, स्पेशली स्ट्रेंजर्स जिनसे अभी आप मिले हो, या somebody who's serving you, राइट, मे बी रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पे, कॉफ़ी के टाइम पे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स। आप इंस्टेंट कनेक्शन बना लेते हो किसी से भी अगर आप उनका नाम याद रखते हो तो। अब यहीं मुंबई में बैंड स्टैंड पे आई थिंक टोटोज है, शायद टोटोज है कि टीटोज है, पता है,
है क्लब में, आई डोंट रिमेंबर. सो वहाँ पे एक सर है, ही इज़ नाउ 65-70, पर जितने लोग उस बार में गए उनको सबका नाम याद है. वो आपके शोल्डर पर टैप करेंगे, आई एम सीइंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आर यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यस, योर नेम गौरव, अरे व्हाई आर यू अलोन गौरव ऑन सच अ वंडरफुल इवनिंग. सो अब वो एक तो उन्होंने टच कर दिया, वो ऑक्सीटोसिन हो गया. दूसरा आपका नाम ले लिया. तीसरा आपको टेबल दिला दी. यू विल नेवर फॉरगेट हिम एंड ही डजंट फॉरगेट यू. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.